नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बीसीडब्ल्यू परिवार में। जैसा कि हम लोग अभी जो हमारा एईडीओ का प्रैक्टिस सेट था उसका सिमुलेटेड 2 अभी हम यहां पे सॉल्व करने वाले हैं। और जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट वाली ये जो सीरीज़ है ये कंप्लीट हो रही है, तो आप पहले कमेंट करके ये बताइए कि आपके लिए ये सीरीज़ कितनी उपयोगी रही है, कितना इंपॉर्टेंट रही है। उसके बाद कुछ और चीज़ों पे ध्यान देंगे, जैसे कि अभी तक जो आपके फैक्ट मतलब बन चुके हैं। देखिए, कुछ पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट ये है कि रिवीजन के लिए जो नोट्स आप बना रहे हैं उनका सबसे प्रिसाइज वर्जन बनाना आप स्टार्ट कर दीजिए। सबसे प्रिसाइज वर्जन और उनके लिए डेट आप पहले डिसाइड कर लीजिए। अगर आपके पास डेट नहीं होगा तो आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। लास्ट टाइम आप खाली उसको लिख के ही चले जाएंगे, उसको पढ़ नहीं पाएंगे। दूसरी बात, करंट अफेयर के लिए रोहित सर की जो क्लास है उसके बारे में आपको मैंने बता ही दिया है। करंट अफेयर के लिए आप क्या करेंगे? करंट अफेयर के लिए जो टॉप 100 क्वेश्चन पर मंथ के हैं, मतलब सभी मंथ के बात करें, मंथ के जो टॉप 100 क्वेश्चन है सारे मंथ्स के, तो मिला जुला के आपके यहाँ पे 1200 के आसपास क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, 1200 के आसपास क्वेश्चंस बन जाएंगे जिनको आपको देखना है। तीसरी बात अगर करें और क्या करना है, जैसे कि अगर आप जीएस के पोर्शन की बात करते हैं तो जीएस में क्या होते हैं, कुछ ट्रेडिशनल फैक्ट होते हैं। उन ट्रेडिशनल फैक्ट को आप पूरा रट डालिए। उन ट्रेडिशनल फैक्ट में से कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जब जनरली नॉर्मल फैक्ट से क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप क्या होता है, आप कंपटीशन में पीछे जाते हैं, आप कंपटीशन में पीछे चले जाते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहा है, बहुत टफ है, उसके किसी के करने की संभावना कम होती है, प्रोबेबिलिटी कम होती है कि कोई व्यक्ति उसका अटेम्प्ट करेगा और उसका सही होगा। लेकिन अगर बात करें जो नॉर्मल फैक्ट हैं, जो जनरल फैक्ट हैं, जो ट्रेडिशनल फैक्ट हैं, अगर आप उसमें क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप अपने रैंक में नीचे आते चले जाते हैं। तो आप इन 3 चीज़ों पे जरूर ध्यान दीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हो सकता है कि कभी कभी आपको लगता है कि मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको रिवाइज करना। जैसे आपका कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, पॉलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, अच्छी होती है। जनरली पॉलिटी बहुत इजी मानी जाती है, क्योंकि पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अगर पॉलिटी आपकी बहुत अच्छी है तो पॉलिटी को अच्छे से एक बार और पढ़ डालिए, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है। पॉलिटी को अच्छे से पढ़ डालिए। हिस्ट्री आपकी अच्छी है, हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ डालिए। अगर आपकी ज्योग्राफी अच्छी है तो ज्योग्राफी को और अच्छे से पढ़ डालिए। इन सारी चीज़ों को आप लेके चलेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा और नंबर अच्छा गेन कर पाएंगे आप लोग एग्जामिनेशन में। और जो ये एक हर्डल होता है कि एक एक तरीके का प्रेशर होता है एग्जामिनेशन हॉल में जाके एग्जाम देने का, तो इन सब टेस्ट सीरीज और इस सीरीज के माध्यम से इनको तो खत्म कर दिया जा रहा है पूरी तरीके से। अब आइए, लेट नहीं करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। वाई इज नाइक्रोम यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट? नाइक्रोम का उपयोग हीटिंग एलिमेंट के रूप में क्यों किया जाता है? देखिए, सबसे पहली बात, आप में से कितने लोग जानते हैं कि नाइक्रोम होता क्या है? नाइक्रोम होता क्या है? नाइक्रोम होता है निकिल। निकिल कितना? 80% प्लस क्रोमियम। प्लस क्रोमियम कितना? 20%। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से जब एक वायर बनता है, इसी को नाइक्रोम का वायर कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका हीटिंग एलिमेंट के रूप में उपयोग क्यों किया जाता है, आइए देखते हैं। इट हैज लो रेजिस्टिविटी? नहीं, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, बहुत हाई रेजिस्टिविटी होती है। गलत हो गया। इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट? बिल्कुल, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। मतलब आप ऐसा समझिए कि वो लगभग 1400 के आसपास होता है, 1400 के आसपास होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फिर बात करते हैं, इट इज अ गुड कंडक्टर। एक अच्छा 1400 से 1700 तक मान लीजिए। ठीक है, इट इज अ गुड कंडक्टर, ये एक अच्छा चालक होता है, इसलिए ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसलिए इसका उपयोग नहीं करते। इट इज़ वेरी चीप, ये बहुत सस्ता होता है, ये वाली बात भी नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या है? इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए, जैसे मैं कुछ आपको बताता हूँ, टंगस्टन की बात कर लें। ठीक है, टंगस्टन की बात कर लें। टंगस्टन का भी क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास, मतलब 3400 डिग्री सेल्सियस। फिर बात कर लेते हैं क्रोमियम की। तो क्रोमियम के बारे में, सॉरी, नाइक्रोम की। जब नाइक्रोम की बात करते हैं तो नाइक्रोम का तो मैंने आपको बता दिया, 1400 से क्या है, 1700 तक। उसके बाद आता है कैथल। इसमें एल्यूमिनियम होता है, आयरन होता है, ठीक है, और एक और एलिमेंट होता है।
इनको मिला के क्या होता है, कैथल बनता है। कैथल बनने इसका कितना होता है, इसका भी लगभग हो जाता है 2600 के आसपास। और फिर आता है प्लेटिनम। प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम का भी हो जाता है लगभग 1700 के आसपास। ठीक है, तो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट के क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे वो दिए हुए हैं, एलिमेंट दिए हुए हैं, कुछ ऐसे मतलब कंडक्टर ऐसे दिए हुए हैं जो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इनके बारे में आप जानिए, इनके बारे में आप जानिए। टंगस्टन का उपयोग तो बल्ब में करते थे जो पहले, अब नहीं करते हैं क्योंकि अब तो हमारे पास दुनिया भर के विकल्प हैं। ठीक है, दुनिया भर के विकल्प हैं। आगे चलते हैं। The mass of an object, the mass of an object change from place to place। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन गलत नहीं करना है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो किस चीज पे निर्भर कर रहा है, मतलब क्या क्या चीजें उस पर निर्भर कर रही हैं, स्थान के अनुसार बदलता है। चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, हर स्थान पर समान रहता है। इज इक्वल टू इट्स वेट, उसके भार के बराबर होता है। इट इज ग्रेटर इन द माउंटेन्स, ये पर्वतों पर अधिक होता है। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है द्रव्यमान की, भार की नहीं। दो चीजें हैं यहाँ पे, जैसे एक होता है मास जिसको कहते हैं द्रव्यमान, एक होता है वेट जिसको क्या कहते हैं भार। जब द्रव्यमान की बात होती है तो ये m है, जब वेट की बात होती है तो ये क्या होता है, ये होता है m इंटू जी, m इंटू जी। अगर इसको दिखाना हो तो किस में दिखाएंगे, इसको अगर दिखाना हो तो ये क्या है, जैसे kg हो गया। केजी में क्या है, मान लीजिए कि ये m की वैल्यू अगर 2 है तो अगर वेट में आप जाएंगे, भार उसका कितना होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे 2 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से दिया हुआ है। अब अगर आप इसी की बात करें, यहीं पे बात कर लें, ये मास और वेट हो गया, ये मास और वेट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप जैसे अगर चंद्रमा पे जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूं, मान लीजिए आप मून पे जाते हैं और ये है अर्थ। अगर आपका मास, मान लीजिए आपका मास 10 है, ठीक है 10 है टोटल, m की वैल्यू 10 है। तो जब आप कहाँ पे जाते हैं, जब आप मून पे जाते हैं, जब आप मून पे जाते हैं तो क्या होता है, मून पे जाने के बाद यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो कितनी है, 1.6 है, 1.6 है। 1.6 इंटू 10 तो ये हो गया 16n, 16 न्यूटन का, न्यूटन का ही तो फॉर्मूला होता है 16n। और जब अर्थ पे आप जाते हैं तो कितना हो जाता है, 10 इंटू 9.8 n। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है 98n। आप देख सकते हैं कि जो n है, जो भार वेट है w, वो तो बदल रहा है, लेकिन जो m है वो क्या है, स्टेडी है, मतलब स्थिर है, वो उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब हर स्थान पर क्या होता है, वो एक समान होता है। तो यहाँ पे ये जान लीजिए आप। ठीक है, आगे चलते हैं। To hear the distinct echo, the time interval between the original sound and reflect sound must be at least, कितना होना चाहिए, आइए देखते हैं। जो स्पष्ट प्रतिध्वनियां सुनाई देने के लिए मूल ध्वनि परावर्तित होने के बीच न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए ये टाइम ड्यूरेशन, कितना होना चाहिए ओरिजिनल जो टाइम बिट जो इंटरवल हो वो कितना होना चाहिए। तो देखिए अगर बात करें हमारे मस्तिष्क की, हमारे ब्रेन में किसी के इको को पहुंचने के लिए, हमारे ब्रेन में एक साउंड जब चली जाती है तो दूसरे साउंड को आके उसको ग्रैब्स करने में कम से कम इंटरवल होना चाहिए 0.1 सेकेंड का, 0.1 सेकेंड का। अगर 0.1 सेकेंड का डिफरेंस नहीं होगा, इंटरवल नहीं होगा, तो उसका इको सुनाई नहीं देगा, उसका इको सुनाई नहीं देगा। इसीलिए क्या होता है, जब हम बहुत पास, मतलब पास वाले कमरे में होते हैं या कमरा छोटा है तो वहां पे इको होता भी है तो वो हमको सुनाई नहीं देता है। आप ऐसे समझिएगा, ठीक है। तो ब्रेन, ब्रेन की कुछ क्षमताएं हैं जो क्या है कि वो 1 सेकंड के बाद जब आएंगी तो वो पहले हम सुनते हैं, फिर वो जाके अंदर सिग्नल्स देते हैं, फिर हम समझते हैं। उतने देर में अगर वो आ जाएगा दूसरा तो समझ में ही नहीं आएगा तुरंत, मतलब 1 सेकंड तक अगर वो अंतराल लेकर चलता है इंटरवल तो वो मुझे सुनाई देगा, मतलब आपको सुनाई देगा। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं, जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि साउंड की जो वेलोसिटी है वो कितनी होती है, कितनी होती है, तो 343 होती है। कितनी होती है, 343, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब यहां अगर बात करें कि 1 सेकेंड में वो आ रहा है, मतलब कि 340.3
सेकंड, सेकंड की यहाँ मतलब मीटर की यहाँ बात हो रही है, 1 सेकंड में इतना मीटर चलेगा, ठीक है, 1 सेकंड में इतना मीटर चलेगा। मतलब कि ये जो है, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये किसी भी आवाज के जाके टकरा के वापस आने तक का समय है। मतलब कि ये इसी को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 17.15 बराबर। मतलब किसी भी इको के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो 17.15 अप्रोक्सीमेट। मैंने मापा नहीं था, मैं बता रहा हूं, ये फार्मूला बेस्ड चीजें हैं। 17.15, ठीक है, ये होगा। और इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका 0.1 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, परावर्तित ध्वनि की बात हो रही थी। परावर्तित ध्वनि के बारे में तो आप जान ही रहे होंगे, इको कैसा होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, जब हम पहाड़ों वाले क्षेत्र में जाते हैं, पहाड़ों वाले एरिया में, तो हम पहाड़ों के बीच खड़े होकर तेज से चिल्लाते हैं, तो क्या होता है, हमारी आवाज जाके फिर टकरा के वापस आती है, तो तेज सुनाई देता है, ऐसा ऐसा लगता है कि सामने से भी कोई बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, उसी को इको कहते हैं। और उसके लिए कम से कम समयांतराल इतना होना चाहिए, और जो दूरी हो वो कम से कम इतनी होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। Sonar, sound navigation and ranging, primarily used to determine the distance, direction and speed of underwater objects. जब बात करते हैं हम सोनार की, जब हम सोनार की बात करते हैं, मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, इसकी बात जब हम कर रहे हैं, तो इसमें क्या, सोनार का जो है, ये जल के भीतर वस्तुओं की दूरी, दिशा और वेग निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग करता है, इसमें से किस ध्वनि का उपयोग करता है। इंफ्रासाउंड, मतलब अवश्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि, ऑडिबल साउंड साउंड, अल्ट्रावायलेट, सॉरी अल्ट्रासाउंड, फिर सेस्मिक वेव, भूकंपी तरंग, पराश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग और अपश्रव्य तरंग किसका उपयोग करती है। तो देखिए, जब बात करते हैं अल्ट्रासाउंड की, अल्ट्रासाउंड की, अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है किसमें, साउंड नेविगेशन में, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार में। सोनार करता क्या है, समुद्र के भीतर किसी भी वस्तु का पता लगाता है और फिर वो वहां से टकरा के हम तक वापस आता है, ठीक है, हम तक वापस आता है। और जो इसमें जिस ध्वनि का, जब ध्वनि का उपयोग करते हैं तो इसकी स्पीड हमेशा मैक में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, मैक में लिखते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। उसके बाद ये तो अल्ट्रासाउंड है, यहीं पे कुछ चीजें और भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी ऐसी, इंफ्रारेड वेव की बात अगर मैं कर लूं, इंफ्रारेड वेव की बात कर लूं मैं आपसे, फिर यहीं मैं आपसे बात कर दूं अल्ट्रा वेव की, ठीक है, अल्ट्रा वेव की, अल्ट्रावेव की बात कर लूं आपसे, मैं पूछूं कि जो हाथी, एलिफेंट्स, एलिफेंट्स जनरली किस ध्वनि का यूज करते हैं संपर्क करने के लिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो एलिफेंट होती है वो जनरली 10 to 35 किलोमीटर तक क्या कर सकती हैं, मतलब रात के समय 35 तक और दिन के समय 10 किलोमीटर तक, अगर ज्यादा शोर शराबा या मतलब कि बारिश या हवा तेज नहीं चल रही है, ऐसी स्थितियों में क्या होती है, एलिफेंट 10 किलोमीटर तक दिन में और 35 किलोमीटर तक रात में बात कर सकती हैं आपस में। मतलब उनकी जो तरंगे होती हैं उनसे वो क्या कर सकती हैं, डायरेक्ट सिग्नल अप्रोच कर सकती हैं, ठीक है। और अगर अपश्रव्य की बात, पराश्रव्य की बात करें, तो जैसे हो गया हमारे डॉग्स, कुत्ते, ठीक है, कुत्ते, चमगादड़, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब और डॉल्फिन, डॉल्फिन ये क्या है, ये जो, ये पराश्रव्य का उपयोग करती हैं। लेकिन अपश्रव्य का उपयोग कौन करता है, अपश्रव्य का उपयोग एलिफेंट्स करते हैं, ठीक है, एलिफेंट्स करते हैं, जिराफ करते हैं, कौन, जिराफ भी करते हैं। तो ये यूज करते हैं कैसे, जुड़ने के लिए, मतलब सिग्नल अप्रोचिंग के लिए। आगे चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, देखिए एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है, क्या होगा, तो मीटर पर सेकेंड। कोणीय वेग, तो कोण को किससे निकालते हैं, रेडियन से निकालते हैं, रेडियन से निकालते हैं, और वेग निकालना है इसलिए मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है, क्या, पर सेकंड होगा। मतलब मीटर जब कोण निकाल रहे हैं तो रेडियन में, और पर सेकंड होगा तो रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1960 से क्या हुआ था, एसआई यूनिट को हमने अपना लिया था, जिसको इंटरनेशनल लेवल पे सभी ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, सभी ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद कुल 7 राशियां थी जिनका क्या किया गया, कुल 7 राशियां थी जिनको यूज किया गया था। कौन कौन सी थी, आइए देख लेते हैं। क्या था, लेंथ थी, लेंथ, मास, लेंथ, मास, और क्या था, टाइम, टाइम, फिर क्या था, टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद इलेक्ट्रिक करंट,
फिर क्या था, सब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, और क्या था, इंटेंसिटी, इंटेंस लाइट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी। तो ये मेन थे, ये मेन थे। उसके बाद एक था एंगल, और एक था सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, जो एंगल था, जो जो एंगल था वो 2D था, और जो सॉलिड एंगल था वो 3D था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, जब लेंथ की बात कर लें तो मीटर से करते हैं, मास किससे, केजी से करते हैं, मतलब कि ग्राम से कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, टाइम को किससे कर लेते हैं, टाइम को सेकंड से कर लेते हैं। फिर अगर टेम्परेचर की बात करें तो इसको केल्विन से कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो एम्पियर से कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो मोल से कर लेते हैं, मोल से कर लेते हैं, लाइट इंटेंसिटी की बात करें तो कैंडेला से कर लेते हैं, कैंडेला से कर लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी सॉरी एंगुलर एंगल की बात करें तो रेडियन से कर लेते हैं, और अगर सॉलिड एंगल की बात करें तो स्टेरेडियन से कर लेते हैं। ये थे हमारे क्या मूल मात्रक, जो कि 1960 में अपनाए गए थे एसआई यूनिट के अंतर्गत। ठीक है, एसआई यूनिट के अंतर्गत। अब इसमें क्या था, यहाँ पे रेडियन की बात हो रही थी तो एंगल तो रेडियन में मापते हैं, और जब उसके वेग की बात हो रही थी तो रेडियन पर सेकंड हो गया। तो यही वाला आंसर हमारा सही हो गया। आगे चलते हैं, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाई इट्स। देखिए, जब इनर्शिया की बात होती है तो इनर्शिया का मतलब क्या है, किसी वस्तु के जड़त्व, जड़त्व की बात। जड़त्व मतलब क्या होता है, जड़त्व मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, जड़त्व का मतलब होता है किसी भी एक क्या मास के, कोई भी एक मास है, उसका उसके स्थिति में बने रहने की जो मतलब सिस्टम है, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी को इनर्शिया कहते हैं। मतलब कि आप किसी भी चीज को कहीं रख देते हैं और वो वहीं पड़ा रहता है, तो ऐसी स्थिति में जब तक कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तब तक वो पड़ा हुआ है, बाह्य बल लगने के बाद भी जितना वो पड़ा हुआ है वहां से हिल डुल नहीं पा रहा है, मतलब इधर उधर नहीं जा रहा है, वो उसका इनर्शिया है, जड़त्व है। एक जगह बने रहने की संभावना, एक जगह बने रहने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, इनर्शिया कहलाती है। इनर्शिया, इनर्शिया कहलाती है। सबसे पहले इसकी बात कब की गई थी, प्रिंसिपिया में की गई थी। कब की गई थी, प्रिंसिपिया में की गई थी। अब प्रिंसिपिया क्या है, न्यूटन साहब ने क्या लिखा था, सर आइजैक न्यूटन साहब ने क्या लिखा था, न्यूटन साहब ने लगभग 1906 से लेके 1911 के बीच में, 1906 से 1900 सॉरी एक मिनट, 1680 के दशक में, 1680 मतलब 80 से 85 के दशक में क्या हुआ था, इन्होंने एक बुक लिखी थी, मतलब बुक लिखी थी, उसका पब्लिकेशन, मतलब पब्लिकेशन में उसको पब्लिश किया गया था पब्लिकेशन द्वारा। तो वो क्या था, 80-85 लिखा तो उन्होंने इससे पहले था, लेकिन प्रिंसिपिया में ही क्या था, इनर्सिया की मीनिंग मीनिंग को क्या किया गया था, जस्ट मतलब कि डिस्क्राइब किया गया था, डिस्क्रिप्ट किया गया था, इनर्सिया के बारे में बताया गया था, न्यूटन साहब ने बताया था। और ये किससे रिलेटेड है, ये मास से रिलेटेड है, एक मास से रिलेटेड है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे हमेशा, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब मास ऑफ अगर किसी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। और जो इनर्शिया है वो टोटली डिपेंड होता है किससे, द्रव्यमान पे, मास पे। द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड ऑफ अ वेव, its frequency f and its wavelength lambda is given by, तो क्या है, तरंग के v मतलब वेग, आवृत्ति f तथा तरंग दैर्ध्य के बीच क्या संबंध होता है। मान लीजिए ये कोई तरंग है, ठीक है, मान लीजिए कोई तरंग है, ठीक है, इसके जो आवर्तकाल है, मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, वो है t, ठीक है, ये इसका लैम्डा है, ठीक है, ये इसका लैम्डा है। उसके बाद की बात करें तो अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टी इज इक्वल टू होता है 1/f, या एफ इज इक्वल टू होता है 1/t, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू 1/f, और यहां से अगर बात करें तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर क्या होता है, इसका जो लैम्डा होता है, हमेशा ऐसा किया जाता है,
लैम्डा बाई टी, ठीक है, लैम्डा बाई टी, v इज इक्वल टू होता है लैम्डा बाई टी। अब यहाँ पे लैम्डा बाई टी, टी तो दिया हुआ है, टी तो दिया हुआ है, ठीक है, टोटल यहाँ तक जो हमारी वेवलेंथ थी, वेवलेंथ और बटे में क्या आ गया, टाइम आ गया, तो वो हो गया हमारा v, ठीक है, हो गया टोटल v। अब यहाँ पे जब हमको फ्रीक्वेंसी के टर्म में निकालना है तो t इज इक्वल टू 1/f दिया हुआ है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू यहाँ पे t है तो इसका जब f ऊपर चला जाएगा, ठीक है, f ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा v इज इक्वल टू लैम्डा f। लैम्डा एफ, लैम्डा क्या है, वो वेवलेंथ है, तो लैम्डा एफ कहीं दिया हुआ है, यही हो जाएगा इसका फार्मूला, यही हो जाएगा इसका फार्मूला। अच्छा, ये वाला फार्मूला तो आपको पता ही होगा, ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये हमारा हो जाएगा टोटल, इसका फार्मूला यही हो जाएगा। चलते हैं आगे अब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर कुछ और भी चीजें आप जानना चाहें, जैसे कि अगर आप जानना चाहें कि फ्रीक्वेंसी की टर्म में फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है, तो आप हर्ट्ज जान रहे होंगे, हर्ट्ज होती है, ठीक है। अगर मैं आपसे यहीं से पूछूं कि करंट की मतलब करंट कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, फैराडे होती है, क्या होती है, फैराडे होती है। इंडक्टेंस की क्या होती है, ये कमेंट करके आप बताइए, इंडक्टेंस की क्या होती है एसआई यूनिट, ये आप कमेंट करके बताइए। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ वॉट, तो बताना है आपको रदरफोर्ड के जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था उसमें स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में किसकी खोज की गई थी, किस चीज की खोज की गई थी। तो क्या था कि रदरफोर्ड साहब 1906 से लेके लगातार इसी पे लगे हुए थे और 1911 तक, 1911 10 तक मान लीजिए, 11 में तो पब्लिश ही हो गया था, 1910 तक काफी संघर्ष किया इन्होंने ये जानने के लिए कि किसी भी एटम के बीच में क्या है, किसी भी एटम के बीच में क्या है, ये जानने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया। अब फिर इन्होंने क्या किया कि एक फिनोमिना तैयार किया, फिनोमिना तैयार किया। फिनोमिना कैसा था, ऐसा इन्होंने एक गोल्ड फॉयल लिया, जो अगर आप इसकी 0.0004 सेंटीमीटर के आसपास था, ठीक है, इस इतनी पतली सीट थी ये सोने की, ठीक है, गोल्ड की। अब क्या थी, यहां से फिर उन्होंने अल्फा पार्टिकल को इस पे क्या किया, इस पे भेजा। जब अल्फा पार्टिकल इस पे गए तो क्या हुआ, जाने के बाद इधर की तरफ अल्फा कण थे, ठीक है, इधर की तरफ बीटा थे, बहुत सारे कण थे जो सीधे निकल गए, बहुत सारे कण थे जो सीधे निकल गए। तो इससे इनको पता चला कि कुछ तो है बीच में ऐसा, कुछ तो है ऐसा बीच में जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज है। ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में क्या हुआ, इनको पता चला कि न्यूक्लियस है, बीच में न्यूक्लियस है। उसके पहले तमाम ऐसी मतलब संभावनाएं बताई जाती थी, इस पे दुनिया भर के थियरीज सामने आए थे, लेकिन लास्ट में इनकी थियरी को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया कि बीच में न्यूक्लियस है। कब हुआ था ये, लगभग 1906 से 1910 के बीच में इन्होंने किया था। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की थी इन्होंने, किस पे, गोल्ड फॉयल पे, और फिर उसका ऑब्जर्वेशन सिस्टम भी यहाँ पे बना हुआ था। ऑब्जर्वेशन सिस्टम से इन्होंने देखा कि बहुत सारे रेज हैं जो सीधे निकल जाती हैं, कुछ हैं जो इधर उधर भी आ रही हैं और कुछ तो ऐसी हैं जो टकरा के वापस भी आने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन कुछ बहुत ढेर सारी रेज ऐसी हैं जो सीधे निकल जा रही हैं। तो इनको पता चला कि बीच में कुछ क्या है, कुछ ऐसा पॉजिटिवली सा है। तो बाद में इन्होंने इसके बारे में खोज की और पता चला कि ये नाभिक है, ठीक है, नाभिक है। इसके बारे में आप सभी को पता होगा, मैंने आपको वो जो फॉर्मूला बताया था, मतलब मेरे बचपन में भी ये फॉर्मूला बताया जाता था, आपको भी। मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बहुत अच्छा फार्मूला है, इलेक्ट्रॉन, थॉमसन साहब, ठीक है, थॉमसन साहब, थॉमसन साहब, प्रोटॉन, प्रोटॉन, रदरफोर्ड साहब, रदरफोर्ड साहब, न्यूट्रॉन, चैंडविक, चैंडविक। तो ये तीनों क्या है, इसी से रिलेटेड है, इनके बारे में आप जानते रहिए। बाकी इन्होंने खोज किसकी की थी, न्यूक्लियस की थी, ठीक है। नोबेल गैस आर प्लेस्ड इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस किस समूह में रखे जाते हैं। देखिए 17 एंड 18, when you are talking about chemistry periodic table, chemical
periodic table, then definitely there will be two groups are most important for the upcoming questions like 17 and 18. अगर आप 17 और 18 को देख लेते हैं अच्छे से, तो I don't think so there will be any other type of question will arise from the पीरियोडिक टेबल ओनली. तो आपको पता होना चाहिए कि 17 और 18 ऐसा है जिसको अच्छे से समझ लेना है. जैसे 17 को तो मैंने बताया था कि लास्ट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बचा रहता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बचा रहता है. 18 में क्या होता है, इसको नोबेल नोबेल गैस भी कहते हैं, इसको नोबेल गैस भी कहते हैं, निष्क्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ठीक है, जेनान, रेडान. अब इसके साथ क्या होता है, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका कितना है, 10 है नियॉन का. आर्गन का कितना है, 18 है. क्रिप्टॉन का कितना है, 36 है. जिनॉन का कितना है, 54 है. और रेडॉन का कितना है, 86 है, 86 है. अब इसमें क्या होता है, जैसे आप हीलियम की बात कर लें तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट सेल है वो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, तो एक भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है. नियॉन की बात कर लें तो इसमें क्या होता है, 2 and 8 है, इसका भी आउटर मोस्ट सेल जो है वो भी भरा हुआ है. आर्गन की बात कर लें तो 2, 8 and 8, इसका भी आउटर मोस्ट भरा हुआ है. अब क्रिप्टॉन की बात कर लें तो 2, 8, 8 एंड 18, इसका भी आउटर मोस्ट भरा हुआ है. 54 की बात करें तो 2, 8, 8, 18 एंड 18, ये भी भरा हुआ है. फिर अगर रेडॉन की बात कर लें तो रेडॉन के साथ क्या होता है, 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32, ये इसका भी आउटर मोस्ट भरा हुआ है. तो जितने भी इसके आउटर मोस्ट हैं वो भरे हुए हैं. तो जब वो भरे हुए हैं तो वो क्या करते हैं, किसी भी दूसरे गैस के साथ या एलिमेंट के साथ क्या रिएक्शन नहीं करते हैं, और इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, निष्क्रिय गैसें कहते हैं. क्या कहते हैं, निष्क्रिय गैसें कहते हैं. और ये किस में आते हैं, ये 18 में आते हैं, 18 में आते हैं, ठीक है. आगे चलते हैं. फार्मर्स एड स्लैग लाइम, तो क्या है, अगर आप बात करें कि बुझा हुआ चूना किसान क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं बुझा हुआ चूना, कहाँ, खेतों में क्यों करते हैं, आइए देखते हैं. इंक्रीज एसिडिटी, डिक्रीज एसिडिटी, मेक इट मोर साल्टी एंड रिमूव न्यूट्रिएंट्स. दो चीज याद रखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए दो चीज याद रखिए. अगर लाइम है, अगर लाइम है, लाइम अल्प है, तो क्या होगा, अम्ल होगा. मतलब ये हिंदी में थोड़ा सा देखिए ना, अल्प अम्ल, अल्प अम्ल. लाइव के बारे में ये फॉर्मूला है, अगर ये अल्प है तो अम्ल, मतलब कि अगर ये लेस है तो ये एसिड होगा, एसिड होगा, ठीक है. अगर ये ज्यादा है तो बेसिक होगा. क्या होगा, अगर ये एक्सेस है, एक्सेस है तो क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है, बेसिक होगा. ये क्या है, ये है लैंड, मतलब कि ये फील्ड की बात हो रही है, लैंड की बात, खेत की बात हो रही है. लेस है, अगर लाइम लेस है तो एसिड, एक्सेस है तो बेसिक, अल्प है तो अम्ल, ज्यादा है तो क्षारीय है, ठीक है. इसके बाद अगर देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, बुझा हुआ चूना मिलाया जा रहा है, मतलब कि अम्लीयता को कम किया जा रहा है, अम्लीयता को कम किया जा रहा है, मतलब कि डिक्रीज एसिडिटी, डिक्रीज एसिडिटी. ऐसे में क्या होता है, ये क्या है, ये बेसिक है, बेसिक है. जब ऐसा लगता है कि उनके खेत का जो एसिडिटी बढ़ती जा रही है, मतलब उसकी एसिड, उसमें एसिड की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो वो क्या करते हैं, वो बेस को मिलाते हैं उसमें, ठीक है, उसमें क्षार को मिलाते हैं. और क्षार मिलाने से क्या होता है, अम्लीयता क्या कम कम होने लग जाती है, ठीक है, अम्लीयता कम होती है और वो न्यूट्रल होने लग जाता है. अच्छा, यही एक चीज और भी, जैसे आपको अगर पता हो पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू देखिए, ये मैंने हिंदी में बनाया था इसलिए हिंदी में बता रहा हूँ. अल्प का मतलब पीएच वैल्यू के लिए भी, अल्प मतलब अम्ल, अधिक मतलब क्षारी, अधिक मतलब क्षारी. अब मैं बता रहा हूं एक चीज और आपको, अल्प 2.5 वर्ड है, मतलब 2.5 है, अम्ल भी 2.5 है, अधिक में भी 3 वर्ड्स हैं, ठीक है, 3 वर्ड्स हैं, और क्षारी में भी 3 वर्ड्स हैं. तो आप देख सकते हैं कि ये पीएच वैल्यू के लिए भी होता है. और जीरो का मतलब जीरो से, या सॉरी, 7 से 0 होगा तो अम्ल होगा, मतलब एसिड होगा, और 7 to 14 होगा तो बेसिक होगा, क्षारी होगा, ठीक है. तो इस चीज को आप समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है. आगे चलते हैं. विच मेटल इज वाइडली यूज फॉर
used in electrical wiring due to its excellent conductivity। तो देखते हैं सिल्वर, ब्रास, कॉपर और स्टील। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो Ag है इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर Au है और Au से थोड़ा बहुत बराबर है या बराबर क्या, इससे कम है Cu। ठीक है, Cu। अब देखते हैं यहाँ पे चांदी मतलब सिल्वर, ब्रास मतलब पीतल, कॉपर तांबा, स्टील इस्पात। ठीक है, जब बात करते हैं स्टील को पहले हटा दीजिए, इसकी कंडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी इन लोगों की है। अब बात जब करते हैं सिल्वर की, सिल्वर की कंडक्टिविटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप सोचिए कि आप घर की वायरिंग करा रहे हैं और आ, आपके पिताजी ने कहा कि आपके फादर ने कि यहाँ पे वायरिंग करा दो आप, और आप वायरिंग कराने में अब चांदी के वायर लगवाने लग गए, तो हो सकता है आपको घर से निकाल भी दें और दोबारा घर बनाने का मौका भी ना दें। तो ऐसी स्थिति में क्या है, सिल्वर बहुत महंगा हो जाएगा तो इसको यूज नहीं किया जा सकता। क्या होता है, कॉपर को यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर का क्या है, कंडक्टिविटी भी अच्छी है और ये सस्ता भी है, मतलब इन कंपैरिजन ये सस्ता भी है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। और विद्युत चालकता की बात यहाँ पे हो रही है, विद्युत चालकता की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात यहाँ पे हो रही है। अच्छा एक बात और देखिए, जनरली दो फार्मूले हैं, दो चीजें हैं। एक है थर्मल फार्मूला है, तो मतलब कि वो क्या है, जब हम बात करते हैं उष्मा चालकता की, ठीक, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जनरली कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों के लिए समान बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो गर्म तो हो जाते हैं लेकिन वो क्या इलेक्ट्रिविटी नहीं जनरेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिविटी नहीं कंडक्ट करते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो है एक गुड कंडक्टर तो है, मतलब थर्मल का गुड कंडक्टर है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है। कमेंट करके एक एलिमेंट का नाम बताइए। ठीक है, एमिनो एसिड आर क्लासिफाइड एज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल बेस्ड ऑन अमीनो जो अमीनो अम्ल है को आवश्यक और गैर आवश्यक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किस आधार पे, देखिए टोटल 20 एंड 9, ठीक है, 20 + 9 होते हैं, इतने होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पहले इसके बारे में। देयर देयर सोल्यूबिलिटी इन वाटर, उनके पानी में घुलनशील होने के आधार पे नहीं। देयर एबिलिटी टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के आधार पे नहीं। वेदर दे आर सिंथेसाइज्ड इन बॉडी और नॉट, क्या वो शरीर में संश्लेषित किए जा सकते हैं या नहीं, इस आधार पे बिल्कुल। देयर ऑप्टिकल एक्टिविटी, उनके जिसका जो ध्रुवण ध्रुवकता है उसके आधार पर किया जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि हमारे शरीर में जो अमीनो अम्ल की जरूरत होती है वो क्यों होती है, पहले ये जानिए आप। तो ये क्यों होती है, ये जरूरत होती है किन की चीजों के लिए, पहले होता है प्रोटीन, प्रोटीन के निर्माण के लिए, मतलब प्रोटीन के फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए। दूसरा होता है मसल्स बिल्डिंग के लिए, ठीक है, मसल्स बिल्डिंग के लिए, मसल्स बिल्डिंग के लिए। तीसरा क्या है, तीसरा है जैसे हमारे शरीर में क्या है, एनर्जी जो चाहिए होती है, जो अमीनो एसिड होती है, अमीनो एसिड होती है, ये एनर्जी के रूपांतरण को भी एक तरीके से रेगुलेट करता है, क्योंकि ये क्या करता है, वसा से रिलेटेड रहता है और प्रोटीन से रिलेटेड रहता है, तो ये इससे भी संबंधित होता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये एनर्जी को भी रेगुलेट करता है कुछ मायने में। लेकिन दो इसके मेन है यहाँ पे, दो इसके मेन है यहाँ पे। ठीक है, इनसे तो क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है कि, तो आपको पता होना चाहिए। वैसे ही जनरल सी बात है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप इसको भूलें। लेकिन मैं आपको जैसे बताऊं, जब बात करते हैं एमिनो एसिड की, एमिनो एसिड की, तो एमिनो एसिड में कुल देखिए, कुल यहाँ पे 20 + 9 नहीं, यहाँ पे है 11 + 9, 11 + 9 टोटल 20। ठीक है, टोटल 20। अब बात करते हैं कौन कौन से, देखिए जो एसेंशियल हैं, जो हमको चाहिए ही, हिस्टिडाइन, ये एसेंशियल है, जो हम खाना खाते हैं तब हमको मिलता है। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं तो हमको मिलता है। आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन के बाद ल्यूसिन, ल्यूसिन, फिर होता है लाइजिन, और मेथियोन भी होता है, मेथियोन भी होता है,
और थेरोनाइन भी होता है, थेरोनाइन भी होता है, फिर वेलाइन भी होता है, वेलाइन भी होता है, ठीक है। और एक, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक होता है ट्राइटोफिन, ट्राइटोफाइन, ट्राइट्रोपाइन, ट्राइटोपिन करके होता है, ठीक है। एक होता है ट्राइटोपिन, और नॉन एसेंशियल तो होते हैं, लेकिन वेलाइन, ट्राइटोपिन, ट्राइटोपिन नहीं, ट्राइटोफैन, ट्राइटोफैन। और जैसे कभी पूछ सकता है इसलिए आपको बता रहा हूं मैं। और एक और होता है, वेलाइन बता दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कोई बच रहा है। एक होता है हिस्टीडाइन, आइसोलेन, ल्यूसीन, लाइसीन, मीथेन, थर्माइन, वेलाइन, फाइलेनीन इसको कहते हैं क्या, फाइलेनीन इसको कहते हैं। इसको मैं कंफर्म करके बता दूंगा, फाइलेनीन शायद कहते हैं इसको, ठीक है। फाइलेनीन कहते हैं। तो 9 ऐसे टाइप होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, और इसी को आपको पता होना चाहिए कि ऐसे होते हैं जो अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, और किससे हमको मिलते हैं, फूड से मिलते हैं। हम जब खाना खाते हैं तो हमको मिलते हैं, ठीक है। और इसी को एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, और इसी आधार पर इसको बांटा जाता है। एंजाइम स्पीड अप केमिकल रिएक्शन बाय, जो एंजाइम की बात करें तो वो केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं, तेज करते हैं। कैसे, देखते हैं। लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, रेजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और समस्थिति बदल के। अब जब बात एंजाइम के स्पीड अप केमिकल की हो रही है, किसकी हो रही है, स्पीड अप केमिकल की, तो क्या जनरली आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ये बढ़ाते होंगे। जब बात करते हैं एंजाइम की, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि एंजाइम क्या होते हैं शरीर में। एंजाइम हमारे हार्मोन होते हैं, और क्या होते हैं, पहला होता है हार्मोन, और फिर होता है एंजाइम। अब इसमें क्या होता है, जो ब्लड से रिलेटेड होता है उसको हार्मोन कहते हैं, जो ब्लड से रिलेटेड होता है, ठीक है। और जो आउटर एक्टिविटी से रिलेटेड होता है उसको क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि जो हमारा अधिवृक्क जो एड्रिनल ग्लैंड है, उससे हार्मोन निकलता है या एंजाइम निकलता है, तो आप क्या बताएंगे, आप क्या बताएंगे। तो ये भी क्या है, ये एंजाइम है, ये क्या है, ये एंजाइम है। अब अगर यहाँ पे बात करें कि एंजाइम स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, किसकी वजह से केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इनका कुछ गुण होता है, इनका कुछ गुण होता है। जैसे कि ये क्या करते हैं, पहले ये सक्रिय, जो सक्रिय ऊर्जा है इसको कम करते हैं। क्या करते हैं, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को पहले कम करते हैं। जब एनर्जी कम हो जाती है तो इनके क्या होती है, इनके मतलब आ, इनके अनुरूप हो जाती है, इनके अकॉर्डिंग हो जाती है। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये रासायनिक प्रक्रियाओं को, प्रतिक्रियाओं को तेज कर देते हैं। इसी तरीके से क्या करते हैं, इन्हीं तरीकों से ये रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये रासायनिक, ये जो सक्रियण ऊर्जा है ये तेज रहेगी, तो जो रिएक्शन करने की क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्या करते हैं, कम करके ही रिएक्शन एग्जीक्यूट कराते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन अलाउज इट टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, कार्बन की कौन सी विशेषता इसे अनेक यौगिक बनाने की क्षमता प्रदान करती है। देखते हैं, कार्बन 4 की बात यहाँ पे हो रही है, कार्बन 4 की बात हो रही है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर क्या है, टेट्रावैलेंसी एंड सेनेशन, ठीक है, मतलब चतुस्संयोजकता की बात हो रही है। फिर क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई डेंसिटी। अब देखिए जो बात है यहाँ पे वो टेट्रावैलेंसी से ही रिलेटेड है, किससे, टेट्रावैलेंसी से ही रिलेटेड है। कार्बन क्या करता है, वो टेट्रावैलेंसी की वजह से वो क्या करता है, अनेक यौगिक बनाने की क्षमता उसमें होती है, ठीक है। अनेक यौगिक बनाने की उसमें क्षमता होती है, क्योंकि वैसे तो ट्रिपल और डबल बॉन्ड से ही बन जाते हैं, ट्रिपल और डबल बॉन्ड से ही बन जाते हैं, ट्रिपल और डबल बॉन्ड से बन जाते हैं। तो क्या होता है, ये इसी से जो
ढेर सारे यौगिक जैसे पॉलीथीन बन रही है, दुनिया भर की चीजें बन रही हैं, वो क्या होती हैं, ये कार्बन बना पाने में सक्षम होता है उन्हीं से। और अभी तक सबसे ज्ञात सारे तत्वों में, सारे एलिमेंट्स में कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा यौगिक बनाने की क्षमता रखता है अपने पास। तो वो क्या, किसकी वजह से? क्योंकि उसमें 4 बॉन्ड बनाने की उसमें क्या है, क्षमता है। क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट में 4 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि 8 चाहिए होंगे। तो ऐसे में क्या होगा, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है और 8 चाहिए होंगे, तो 4 की कमी होती है। तो ये क्या करते हैं, ये संयोजकता कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद टेट्रा बॉन्ड्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, इनकी वैलेंसी ही इनकी सबसे बड़ी क्या है, कारण है इनके गुण का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्मोन सीक्रेट बाय द एलिट्स ऑफ लैंगरहैंस। जब बात कर लेते हैं कि हार्मोन्स लैंगरहैंस द्वीपिका की, तो आपको पता है कि इसमें कितनी मतलब कितनी कोशिकाएं होती हैं, कितनी सेल्स होती हैं? आइए देखते हैं। अल्फा को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। जब बात करते हैं अल्फा की, तो ये किससे रिलेटेड है, ग्लूकागॉन से, ग्लूकागॉन से, जो कि क्या करता है, शुगर को बढ़ाता है, जो कि क्या करता है, शुगर को बढ़ाता है। जब बीटा की बात करते हैं तो ये है इंसुलिन से, किससे, इंसुलिन से। ये क्या करता है, शुगर को घटाता है, शुगर को घटाता है। जब बात करते हैं गामा की, तो ये पेप्टाइड्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स बनाते हैं। और जब डेल्टा की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, सोमेटोसिस्टीन, सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, सोमेटोस्टेटिन बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता है, ये पाचन से संबंधित हो जाता है, ठीक है, पाचन से संबंधित हो जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे इसके पार्ट्स हैं। इसमें जो ये ग्लूको कार्डिकोइड्स दिया हुआ है, ये इसका पार्ट नहीं है और इसी को हम नहीं लेंगे। यही स्रावित नहीं होता है, यही सीक्रेट नहीं होता है आ, इससे, ठीक है, द्वीपकाएं से। ये जो लैंगरहैंस की द्वीपकाएं हैं, उससे ये स्रावित नहीं होता है। आगे चलते हैं। अब जीरोफेंथेलिमिया की बात करते हैं, जीरोथेल्मिया की बात करते हैं। ये किसकी कमी की वजह से होता है? जीरोथेल्मिया क्या होता है, ये एक आई डिसीज है, आई डिसीज है, ठीक है, आई डिसीज है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे पहले तो स्टार्टिंग में रतौंधी जैसी बीमारी हो सकती है, ठीक है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में ये अपरिवर्तनीय मतलब परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, ठीक है, परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। अच्छा, यहीं पे एक फैक्ट और बताता हूँ मैं आपको। ये इसकी वजह से जीरोथेल्मिया जो है, जीरोथेल्मिया जो है वो इसी से रिलेटेड है। उसके बाद इसको कहते क्या है, ये तो रेटिनॉल है, रेटिनॉल है। के को क्या कहते हैं, फाइलोक्विनोन कहते हैं, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। विटामिन डी को क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए। कौन सा एसिड कहते हैं, जल्दी बताइए, ये कमेंट करके आप बताइए, बहुत आसान है। अब यहाँ की बात कर लेते हैं। विटामिन ए से तो ये होता है, ठीक है, विटामिन ए की कमी की वजह से। इसके बाद आपको पता है क्या होता है इसमें, इसमें आंखें जो होती हैं ना, वो ड्राई होने लग जाती हैं, क्या होती हैं, ड्राई होने लग जाती हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होती है, कमी होने लगती है उस मतलब कि वो जो अंदर जो लिक्विड होता है उसकी कमी होने लग जाती है। तो फिर क्या होता है, जो उसकी जो नर्व है वो सूखने लग जाती है, कार्निया जो होती है वो कार्निया भी सूखने लग जाती है। ऐसे में क्या होता है, फिर परमानेंट ब्लाइंडनेस की तरफ चला जाता है आदमी। इसके साथ एक चीज और मैं आपको बताऊं। आपको पता है अभी हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, हो सकता है क्वेश्चन एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन दे तो ये भी पूछ दे। मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, 1 मिनट में 14 से 17 बार हमारे पलकों का झुकना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं झुकता है तो प्रॉपर लिक्विड मेंटेनेंस नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इससे भी क्या होता है, दुनिया भर की समस्याएं आती हैं और ग्लूकोमा जैसी बीमारी भी क्या होती है, हो सकती है। तो आप इसको ध्यान में रखें। विटामिन के की वजह से क्या होता है, रक्त की कमी होने, रक्त जो थक्का जमता है उसमें कमी आने लग जाती है, ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, ठीक है। डी की वजह से क्या होती है, ये बोन से रिलेटेड जो दिक्कत होने लग जाती है, ठीक है, रिकेट्स रोग हो जाता है, ठीक है। एनीमिया किसकी वजह से होता है, कमेंट करके बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफिशियंसी डिसीज, डिफिशियंसी डिसीज की बात यहाँ पे की जा रही है। एनीमिया रक्ताल्पता होती है बिल्कुल, B12, B6,
बहुत रिलेटेड है इससे, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। फिर क्या है, जीरोप्थेल्मिया अभी हमने पीछे ही देखा, वो किससे रिलेटेड था, ए से रिलेटेड था, विटामिन ए से, विटामिन ए से। फिर घेंघा की बात कर लें तो ये भी क्या है, ये भी रिलेटेड है बिल्कुल, ये भी विटामिन की कमी की वजह से ही होता है। जो गुनेरिया है, जो गुनेरिया है, ये क्या है, ये अनसेफ सेक्सुअल रिलेशनशिप की वजह से होता है, अनसेफ सेक्सुअल रिलेशनशिप की वजह से होता है। तो ये वाला क्या है, ये किसी कमी की वजह से होने वाला रोग नहीं है, तो ये बी हो जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपके नौ टाइप के आपको एमिनो एसिड बता दिए हैं, उसमें से कौन सा, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन और ग्लूटामिन। अब आपको बता रहे हैं कि कौन सा ऐसा है जो शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, मतलब जो हमको फूड से ही लेना पड़ता है। मैंने आपको वेलिन के बारे में, वेलाइन के बारे में बताया था, ठीक है, वेलाइन के बारे में मैंने आपको बताया था, ये नहीं किया जा सकता है, इसको बाहर से ही लेते हैं। ये एसेंशियल एमिनो एसिड भी कहा जाता है, इसको एसेंशियल एमिनो एसिड कहा जाता है इसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ जीन, कौन जीन बनाता है इसमें से, देखते हैं। पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, हाइड्रोकार्बन, लिपोप्रोटीन और लिपिड्स। अब यहाँ पे कौन से ऐसे हैं जो जीन बनाते हैं। अब देखिए जीन क्या है, जीन है क्या, आप सबसे पहले बताइए जीन है क्या, ठीक है। और जब डीएनए और जीन की बात करते हैं तो इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस क्या है डीएनए और जीन में, ठीक है, डीएनए से जीन बनता है या जीन से डीएनए बनता है, ये कमेंट करके आप बताएंगे, क्योंकि ये ऐसा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके बारे में अब इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा आपको। लेकिन आप इतना जानिए कि जीन का निर्माण कैसे होता है, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से होता है, हाइड्रोकार्बन से होता है, लिपोप्रोटीन से होता है या लिपिड से होता है, किसकी वजह से होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनकी वजह से ही क्या होता है, उनकी वजह से ही क्या होता है, ये जीन का निर्माण होता है, मतलब कंस्टिट्यूट अ जीन, मतलब वही फॉर्म करते हैं जीन को, ठीक है, वही फॉर्म करते हैं जीन को। अब अगर मैं आपसे बताऊं जैसे आपको अगर मैं कहूं कि एजीसी, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, एटीजीसी इसका फुल फॉर्म क्या होगा और कहाँ पे यूज होगा, आप बताइए। अब जैसे आरएनए है, डीएनए है, तो आरएनए और डीएनए के बारे में जब हम पढ़ते हैं, आरएनए और डीएनए के बारे में, इसके फॉर्म के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो हमको समझ में आता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कोई कुछ ऐसा होता है जो क्या करता है, जो जीन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विच फूड कंपोनेंट हैज द हाईएस्ट ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, किसके पास सबसे अधिक कैलोरीफिक वैल्यू होती है, तो किसके पास होती है, वसा के पास, प्रोटीन के पास, फैट और फैट के पास, प्रोटीन के पास, कार्बोहाइड्रेट्स के पास और विटामिन के पास। तो विटामिन के पास तो कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती है, कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब बात करते हैं जैसे प्रोटीन की बात अगर हम कर लें, हम यही प्रोटीन की बात अगर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जैसे प्रोटीन, फिर बात कर लेंगे हम फैट की और फिर बात कर लेंगे कार्बोहाइड्रेट की। जब वसा की, अगर हम फैट की बात करें तो ये 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी देता है फैट। जब प्रोटीन की बात करते हैं तो ये कितना देता है, 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम। और जब कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट लगभग 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी देता है। अब आपको बताना है कि सबसे अधिक ऊर्जा कौन दे रहा है, सबसे अधिक ऊर्जा कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, फैट। डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड हुज ह्यूमन सेक्स क्रोमोसोम इज XX। तो बताना है आपको वो बॉय होगा, वो गर्ल होगी, ट्रांसजेंडर या क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते। देखिए महिलाओं में क्या होता है, फीमेल्स में XX और मेल्स में क्या होता है, XY होता है। जब फीमेल का X और मेल का X आता है यहाँ पे XX, तो ये गर्ल हो जाती है। और यहीं पे जब मेल का Y और फीमेल का XY आ जाती है, तो ये क्या हो जाती है, ये बॉय हो जाता है, ये बॉय हो जाता है, ठीक है, ये गर्ल हो जाता है। जब यही यहाँ पे क्या होता है, ये सही तरीके से यहाँ पे नहीं XY X इनका दो या इनका दो आ जाता है और XY X हो जाता है, तब ये ट्रांसजेंडर हो जाते हैं, ट्रांसजेंडर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गर्ल हो जाएगी, ठीक है, XX गर्ल के लिए। द ट्रीटी ऑफ ए
बेसिन क्या है, बसीन। इन 1802 was signed between the British and which महाराष्ट्र मराठा लीडर। किसकी, बसीन की जो संधि थी वो कौन से मराठा नेता थे जिनके बीच की गई थी? नाना फडणवीस, बाजीराव सेकंड, शिवाजी सेकंड और माधवराव। बाजीराव सेकंड के बीच की गई थी। कब की गई थी? 1802 में की गई थी। ये तो लिखा ही हुआ है क्वेश्चन में। पहला पहला फैक्ट तो ये है कि 1802 में की गई थी ब्रिटिश से। और नाना साहब, ये सॉरी, बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड, ये दो लोगों के बीच ये बसीन की संधि की गई थी। ठीक है, की गई थी। अच्छा एक बात और, एक तरीके से देखा जाए तो ब्रिटेन का यहाँ पे क्या था, आधिपत्य बढ़ गया था। मतलब इनका प्रभाव, इनका अफेक्शन बढ़ चुका था। ठीक है, इनका अफेक्शन बढ़ चुका था। इसके बारे में आप जानिए। फिर एक बात और, ये जो मराठा थी इनकी स्वतंत्र नीति को कमजोर करने के लिए किया गया था। ये जो मराठा थे, बाजीराव सेकंड जैसे इन्होंने किया, तो मराठा जो अपनी उनकी अपनी इंडिपेंडेंसी थी उनको कमजोर करने के लिए, खत्म करने के लिए ये संधि की गई थी, बस इनकी संधि। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप इसको। Who was appointed the first Viceroy of India after the revolt of 1857? कौन किया गया था? लॉर्ड रिपन की बात अगर आप करेंगे तो ये 1882 के आसपास थे। ठीक है, यहाँ पे 57 की बात हो रही है, 1857 की। लॉर्ड कर्जन नहीं थे और लॉर्ड डलहौजी भी नहीं थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे। क्या क्या बदला था? देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे तो 1858 का जो एक्ट आया था, उससे क्या हुआ था कि क्राउन क्राउन आ गई थी सत्ता में। ठीक है, क्राउन ने शासन संभाल लिया था, क्राउन ने शासन संभाल लिया था। उसके बाद कैनिंग की बात देखिए, कैनिंग को क्या कर दिया गया, कैनिंग को यहाँ पे वायसराय बना दिया गया, पहला पहला फर्स्ट वायसराय बना दिया गया, फर्स्ट वायसराय बना दिया गया। उसके बाद यहाँ पे ढेर सारे बदलाव और भी आए, जैसे कि 1858 के बाद से, यहीं से जब शासन उनके हाथ से चला गया, तो कहीं ना कहीं उनके जो व्यापार के अधिकार थे, ट्रेड, व्यापार के अधिकार, वो भी प्रभावित हुए थे। जैसे अगर क्वेश्चन दे दे व्यापार के अधिकार के बारे में, तो व्यापार के अधिकार को प्रभावित किया गया था। कंपनी का जो अधिकार था वो अलग था, बाद में इस अधिकार में बहुत परिवर्तन किए गए थे। ठीक है, तो 1858 को ध्यान में रखेंगे आप। आगे चलते हैं। विच ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन फ्यूल्ड एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स इन इंडिया? भारत में औपनिवेशिक भारत विरोध की भावना को किस ब्रिटिश आर्थिक नीति ने बढ़ावा दिया? व्यक्तिगत का सिद्धांत, सहायक संधि, ड्रेन ऑफ वेल्थ और परमानेंट सेटलमेंट। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या सहायक सब्सिडरी अलायंस या स्थायी बंदोबस्त नहीं, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का क्या, बहिर्गमन सिद्धांत जो था, बहिर्गमन निष्कासन था, उसी की वजह से क्या हुआ था, ये सारी चीजें आर्थिक नीति को बढ़ावा दी थी। ठीक है। अच्छा एक बात और, अब ये किससे रिलेटेड था? तो ये आप सभी जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्होंने किया था, इन्होंने किया था। मैंने आपको बताया है कि 901 में इन्होंने एक बुक पब्लिश कराई थी, कौन सी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, एंड अन ब्रिटिश रूल। इसी में ड्रेन थियरी इन्होंने दी थी। तो ये कहीं ना कहीं इसी से संबंधित है। ठीक है। विच स्लोगन वॉज पॉपुलराइज्ड बाय मिलिटेंट नेशनलिस्ट ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट? कौन सा था? वंदे मातरम, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ एक बुक है, उससे ही लिया गया था इसको। अच्छा एक बात और, मैंने आपको बताया है इनकलाब जिंदाबाद वैसे तो भगत सिंह के लिए कहा जाता है, लेकिन ये किसका किसका अपना खुद का नारा है? कमेंट करके बताइए। Which events marked Gandhi ji emergence as a national leader in 1990? Rowlatt Act, Rowlatt Act, Rowlatt Act। वो बिना जो हम बात कर लेते हैं कि कभी कभी बात नहीं आती है कि बिना वकील बिना दलील के, जो मतलब वो वाली चीजें आ गई थी कि ना कोई वकील ना कोई दलील। ये किससे रिलेटेड था? सत्याग्रह, इसी के लिए किया गया था सत्याग्रह 1919 में। अच्छा 1919 की जब बात हो तो बहुत ढेर सारी चीज़ें ऐसी हुई थी 1919 में जिससे गांधी जी को फेम मिला था, लेकिन रॉलेट एक्ट ऐसा था जिसमें राष्ट्रीय नेता के रूप में वो उभरे थे। चंपारण की बात करें तो 1900 कब हुआ था?
बताइएगा 1917 में, कब डेट आप कंफर्म करके बताइए। 1918 में भी इन्होंने गुजरात में एक आंदोलन किया था। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन कब किया गया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब किया गया था, ये कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। उसके बाद 1919 की अगर बात करें तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो एक आ, विद्रोह चल रहा था तुर्की को लेकर, तुर्की को लेके, ठीक है, तुर्की को जो लेके विद्रोह चल रहा था, भारत में उसको अपनाया गया। ठीक है। मतलब खलीफा को लेके कुछ बवाल चल रहा था मोहम्मदन कम्युनिटी में, उसको लेके, और फिर बाद में भारत का एक आंदोलन था, उसके बारे में मैंने आपसे पूछा कि उसका डेट बताइए, असहयोग आंदोलन को लेके, दोनों को एक कर दिया गया, दोनों को एक कर दिया गया। और एक ऐसी स्थिति आई जब क्या हुआ कि जब पहला ऐसा मूवमेंट था जब हिंदू और मुस्लिम को एक साथ करके आंदोलन करवाया गया, आंदोलन करवाया गया। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। विच ब्रिटिश एक्ट इन 19, इसका आंसर तो मैंने बता दिया आपको, रॉलेट एक्ट, हाँ। विच ब्रिटिश एक्ट इन 1920s वाज यूज्ड टू क्या है, सप्रेस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। 1920 के दशक में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किस ब्रिटिश अधिनियम का उपयोग किया गया था। अब बताना है आपको यहाँ पे किस ब्रिटिश अधिनियम का उपयोग किया गया था, जल्दी बताइए। पहला है रॉलेट एक्ट, दूसरा है बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, और इंडियन प्रेस एक्ट। देखिए, प्रेस तो बहुत पहले से चल रहा था, भारत रक्षा अधिनियम को लेके ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपको आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है। डिफेंस को लेके इंडिया प्रेस तो बहुत पहले से चल रहा था, वो तो 19th सेंचुरी से ही स्टार्ट हो गया था। अब रॉलेट एक्ट और बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की बात यहाँ पे हो रही है। तो देखिए, 1920 के दशक में मैंने आपको बताया खलीफा को लेके भी एक विद्रोह चल रहा था। नाम आप बताते चलिए, क्योंकि नाम बार बार बताऊंगा तो आप लोग का भी तो कुछ काम बनता है। लेकिन यहाँ पे 1920 के बाद 1925, लगभग 1925 में क्या हुआ था, बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था। बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था। ठीक है, बीसीएल एसी कहते हैं इसको। ठीक है। ये जो 1925 में ये अमेंडमेंट आया था, इसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए ये लाया गया था। जिसमें क्या था, पहली बात तो बंगाल से ही सारे लोग ऐसे थे क्रांतिकारी, बंगाल से ही ऐसे क्रांतिकारी थे जो बहुत ढेर सारे लोग निकल के आ रहे थे, तो बंगाल में दबाने के लिए ही ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, 1925 के आसपास पूछा जा सकता है कि ये एक्ट कब लाया था, तो 1925 में लाया गया था। ठीक है। वहाँ पे दशक दिया हुआ है, कोई 1920 नहीं दिया हुआ है। और 1920 में ढेर सारी ऐसे क्रांतिकारी चीज़ें हुई भी थी, मतलब हो चुकी थी पहले से गतिविधियां, जिसकी वजह से इसको पास किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। द डांडी साल्ट मार्च कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी माइल्स। तो आप सभी को पता है 387 किलोमीटर, मतलब कि थ्रू 40 माइल्स। ठीक है, थ्रू 40 माइल्स। और अगर मैं आपसे पूछूं यहीं पे, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कितने लोग टोटल थे, तो 78 लोग थे टोटल, 78 पर्सन थे इसमें। ठीक है, इसमें। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल कितने मतलब किलोमीटर तो हो गया, कहाँ से चले थे, कब चले थे, तो 6 ऑफ मार्च। कब, 6 ऑफ मार्च, 6 ऑफ अप्रैल होगा, 12 ऑफ मार्च, 12 ऑफ मार्च 1930 से लेके 6 ऑफ अप्रैल 1930 तक चला था। फिर दांडी में क्या किया था, दांडी में नमक कर को तोड़ा गया। ठीक है। फिर उसके बाद तमाम ऐसी यात्राएं हुई, अलग अलग, मद्रास में भी, त्रिचिरापल्ली में भी एक यात्रा हुई, किसने किया कमेंट करके बताइएगा। तो ये वहां से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। Who was prominent leader of the Congress Socialist Party formed in 1934? 34 की बात जब होगी तो एम एन राय किससे रिलेटेड है, ये पहले बता दीजिएगा आप कमेंट में। आगे चलते हैं। गठित सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में से कौन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, या जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण है। ठीक है। Why did the Congress reject the क्रिप्स मिशन प्रपोजल? कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया था? दे ऑफर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो क्यों करते भाई? दे लैग्ड इमीडिएट सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है।
फिर क्या, दे इग्नोर मुस्लिम डिमांड्स, दे एब्लिश प्रोविंशियल एटोनॉमी, वो लैक ऑफ इमेंस सेल्फ गवर्नमेंट्स, मतलब कि तत्काल जो स्वशासन का प्रावधान था वो उन्होंने नहीं किया था, इसीलिए 1939 में मैंने आपको बताया ही था। 1939 में क्या हुआ था, लिन लिथगो ने खुद से ही अनाउंस कर दिया कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड वार सेकेंड में पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर इंडिया ने वो वर्धा वाला, जो वर्धा वाली समिति थी वहाँ पे बातचीत हुई, वहाँ पे बताया गया कि आप डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई कर रहे हैं और आप हम ही को डेमोक्रेटिक नहीं रहने दे रहे हैं, ऐसे में कैसे बात चलेगी। फिर उसके बाद लास्ट पहले पहले तो ये 1942 का ये क्रिप्स मिशन आया। इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया है, जब आप सारी सीरीज देखेंगे तो बार बार इसका जिक्र करना भी ज़रूरी नहीं है। 1942 में फिर क्रिप्स मिशन आया। इसके कुछ मेंबर्स थे, वो कमेंट करके आप बता सकते हैं, ना भी चाहें तो मत बताएं। क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो इनकी शर्तें थी उसमें तत्काल स्वशासन का प्रावधान नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इसको अस्वीकार कर दिया गया नेहरू जी के अध्यक्षता में। विच INA रेजिमेंट वॉज नेम्ड आफ्टर अ प्रोमिनेंट वुमेन लीडर, कौन था, लक्ष्मीबाई जी के नाम पे रखा गया था, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, ठीक है। द इंटरिम गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड इन इंडिया ऑन डेट ऑफ 1946, किस तिथि को, 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। 2 सितंबर 1946 यही डेट थी। नाइन, अच्छा मैं आपसे अगर पूछूं कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली बैठक थी, ठीक है। कब हुई थी, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे चला जाए अब। 2 अक्टूबर को क्या हुआ था ये आप सभी को पता है। 23 मार्च को क्या हुआ था, 23 मार्च को क्या हुआ था, किसको फांसी दी गई थी 1928 में, 1928 में किसको फांसी दी गई थी, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हरप्पन सील वेयर प्राइमरली मेड ऑफ, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी वो वैसे तो स्टेटियाइट से बना हुआ था, लेकिन टेराकोटा से भी बना हुआ मिलता है। ये मुलायम होते हैं, ये मुलायम होते हैं, ठीक है। इसमें देवताओं की मूर्ति, कुछ अक्षर भी लिखे हुए थे, मतलब कुछ एक तरीके का निशान भी बना हुआ था, तो ये स्टेटाइट से बना हुआ था, ठीक है। और टेराकोटा से भी थोड़ा बहुत मिलते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, दोनों से मिले हैं, लेकिन मुख्य की बात करें तो स्टेटाइट से ही मिले हैं, ठीक है। स्टेटाइट से ही मिले हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसको सॉफ्ट स्टोन भी कहते हैं, सॉफ्ट स्टोन भी कहते हैं इसको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांजिशन फ्रॉम द ऋग्वैदिक टू लेटर वैदिक, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जो संक्रमण के संदर्भ में क्या सही है और क्या गलत, देखते हैं, विचार करते हैं पहले। द लेटर वैदिक पीरियड सॉ द इमरजेंस ऑफ लार्जर किंगडम एज अपोज टू ट्राइबल पॉलिटी, जब हम बात करें उत्तर वैदिक काल में जनजाति राजनीति के स्थान में बड़े राज्यों का उदय हुआ था, बिल्कुल हुआ था। कब, ये लेटर वैदिक पीरियड की बात हो रही है। फिर बात करते हैं, सेक्रीफाइस एंड रिचुअल बिकम मोर एलोबरेट इंक्रीजिंग द पावर ऑफ ब्राह्मण, यज्ञों का और अनुष्ठानों की जटिलता बढ़ी, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई, बिल्कुल। ब्राह्मणों ने नियम बताए, अभी 5,000 साल होने के बाद भी कई ऐसे नियम हैं जो अभी तक माने जा रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप बिकेम मोर डिवाइन विथ रूलर परफॉर्मिंग अश्वमेध यज्ञ, तो राजत्व की अवधारणा में अधिक दैवी हो गई, शासकों द्वारा अश्वमेध यज्ञ आयोजन किया जाने लगा, बिल्कुल किया जाने लग गया। महिलाओं की स्थिति खराब होने लग गई, वुमेन की कंडीशंस खराब होने लग गई, वर्ण व्यवस्था बढ़ने लग गई, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में, कास्ट सिस्टम में, कास्ट सिस्टम बढ़ने लग गया, ठीक है। कास्ट सिस्टम बढ़ने लग गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3 ये सारे सही हैं, इसके बारे में सारे सही हैं, इसके बारे में, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे, अगर होगी तो आप बताइएगा। आगे चलते हैं। हु पेट्रोनाइज्ड नालंदा यूनिवर्सिटी, किसके संरक्षण में नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण मिला था, मतलब नालंदा को संरक्षण किसने दिया था। देखिए, कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ, पहले तो कुमारगुप्त, पाल से धर्मपाल,
फिर हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय वेन स्वांग आए थे। कौन आया था? वेन स्वांग, चीनी यात्री। ठीक है, चीनी यात्री। अब देखिए यहाँ पे कनिष्क, अशोक, पुलकेशिन द्वितीय दिया हुआ है, तो ये कौन हो जाएगा? हर्षवर्धन। कौन हो जाएगा? हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में ही हुआ था। लगभग कौन सी शताब्दी थी अगर इसके बारे में पूछा जाए, तो ये लगभग 5वीं शताब्दी थी। कौन सी? 5वीं। ठीक है, 5वीं शताब्दी थी। नहीं, हर्षवर्धन के समय 5वीं नहीं, 7वीं शताब्दी थी। कौन सी? 7वीं, 7C। ठीक है। और ये ह्वेन सॉन्ग ने क्या बताया था कि लगभग 10,000 स्टूडेंट थे, 2000 टीचर्स थे। ठीक है। बौद्ध के साथ साथ, बौद्ध धर्म के साथ साथ और क्या क्या बताया था? खगोल के बारे में बताया गया था, मतलब ज्योग्राफी की बात इन्होंने की थी। ठीक है, जियोलॉजी के बारे में बात इन्होंने की थी। फिर इन्होंने मैथ के बारे में भी बताया है, मैथ के बारे में भी बताया है इन्होंने। इन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया है विनसॉन्ग ने। ठीक है, तो ये ए से रिलेटेड है। हु वेर द वेलरिस, तो ये अगर वेलर की बात करें, वेलर इन संगम पॉलिटी, मतलब 300 BCE टू 300 CE की बात यहाँ पे हो रही है, इतना ध्यान में रखें। हु वेर द वेलर्स इन संगम पॉलिटी, तो कौन था ये देखते हैं। ब्राह्मण पुरोहित नहीं, व्यापारी संघ नेता, छोटे सामंत उपसरदार, या बुद्धिस्ट मॉन्क। तो देखिए, ब्राह्मण पुरोहित तो नहीं थे, ब्राह्मण पुरोहित तो नहीं थे। अगर बात करें मर्चेंट गाइड लीडर्स, तो ये भी नहीं थे। माइनर चीफ, चीफ्टेंस एंड फ्यूडल लॉर्ड्स, मतलब सामंत और उपसरदार, तो बिल्कुल इन्हीं को वेलिर कहते थे, इन्हीं को वेलिर कहते थे संगम काल में। ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क भी नहीं थे। द टर्म अंकुलम एरिपट्टी रेफर्ड टू व्हाट। अब देखना है अंकुलम एरिपट्टी क्या है। अंकुलम मतलब होता था कि पौंड के लिए जो लैंड दे दिया गया हो दान में, उसकी बात। एरिपट्टी का मतलब होता था कि पौंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, किससे रिलेटेड है देखते हैं। शब्द का आशय किससे है? युद्ध रथ, तालाब और जलाशय, राजमहल के उद्यान, तालाब और जलाशय की बात, टैंक्स के मतलब बारे में बात की जा रही है। ठीक है, टैंक्स के बारे में बात यहाँ पे की जा रही है। इतनी चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, मतलब अप्रैल 1526 की बात हो रही है। बाबर्स आर्मी वॉज सिग्निफिकेंटली ऑटो नंबर, क्या है? ऑटो नंबर्ड बाय इब्राहिम लोदीज फोर्स। व्हाट हेल्प्ड बाबर विन, बाबर विन। प्रथम पानीपत के युद्ध में, देखिए इससे एक क्वेश्चन था, उससे कमेंट भी कुछ आया था, उससे कुछ कमेंट भी आया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी क्या कहती है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत कमेंट आए थे इस पे। एनसीईआरटी कहती है कि जो बाबर, मतलब एनसीईआरटी और उससे रिलेटेड जो थियरीज हैं उनके बारे में ही बात हो रही है। बाबर के पास 12,000 सैनिक थे टोटल, जो उसको पंजाब से कुछ थोड़े बहुत हेल्प मिले थे, पंजाब से जो उसके हेल्पिंग हैंड्स थे उनको लेके ये जो हेल्पिंग हैंड्स थे, ये कोई रूलर नहीं थे, ये कोई रूलर नहीं थे, मतलब ये कोई रूलर नहीं थे, आप इस बात को ध्यान रखें। ये इंडिविजुअल्स थे, इंडिविजुअल्स थे। ठीक है, क्योंकि कोई रूलर्स डायरेक्टली क्या, पानीपत में, पानीपत के फर्स्ट वार में बाबर का साथ नहीं दिया था, नहीं दिया था। बाबरनामा में लिखा भी है, बाबरनामा में अगर लिखा भी है तो वहां पे भी क्या है, उसके एग्जैक्ट ऐसी चीजें नहीं लिखी गई हैं कि उन्होंने ही साथ दिया। जैसे सांगा की बात हमेशा की जाती है, राणा सांगा जी की बात की जाती है, उन्होंने उनका प्रत्यक्ष उसमें साथ नहीं दिया था और इसका कोई साक्ष्य भी नहीं है। ठीक है, तो बाबर, बाबर ने क्या किया था उसमें, सेंट्रल स्ट्रेटजी का, सेंट्रल वार स्ट्रेटजी का मतलब स्ट्रेटजी यूज किया था, जिसमें सामने से यहाँ से तोप, और यहाँ पे उसके क्या रहते थे, बोमैन, जो तीर चलाने वाले,
वो रहते थे। और लोदी की सेना यहाँ थी। लोदी की सेना तो बहुत बड़ी थी, लोदी की सेना तो 1 लाख लगभग सैनिक थे। लेकिन क्या हुआ कि जब वो सेंट्रल स्ट्रेटजी से उसने वार किया तो लोदी ने वो पहली बार देखा था, लोदी को पता ही नहीं था, और लोदी हार गया जबकि 1 लाख सैनिक थे। लास्ट में उसने लिखा हुआ है कि मैंने लास्ट में जब इब्राहिम लोदी के 15,000 सैनिक मर गए, वहां पे लोदी को लड़ते हुए देखा। वो अच्छे से लड़ा, वो 6 से 7 हजार लोगों के साथ लड़ रहा था, मतलब उन लोगों के साथ वो जो उसकी तरफ थे उनके साथ वो लास्ट तक लड़ता रहा, लेकिन हार गया अंततः, हार गया अंततः। ठीक है, ये बाबर ने लिखा है। तो आपको पता होना चाहिए वहां पे किसी लोकल रूलर ने साथ नहीं दिया था, इस बात को ध्यान में रखें आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सेना संख्या में इब्राहिम लोदी की सेना से बहुत कम थी, बिल्कुल सही बात है। फिर भी बाबर की विजय का प्रमुख कारण, अच्छा ये स्टेटमेंट नहीं है, का प्रमुख कारण है क्या है, यूज ऑफ कैनन्स एंड गन पाउडर, बिल्कुल है, तोपों और बारूदों का यूज। सुपीरियर कैवलरी, श्रेष्ठ घुड़सवार सेना, नहीं, घुड़सवार बहुत कम थे। लोकल सपोर्ट, समर्थनी, नहीं, ध्यान में रखें। नेवल डोमिनेंस, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एक वो कुशल सेनापति था जिसकी वजह से वो जीत भी गया। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। What was the main responsibility of the कोतवाल in शेर शाह सूरीज? वो क्या करते थे, कानून और शहर की व्यवस्था का काम देखते थे। ठीक है, ensuring law and order in cities। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यूल रैंक इंट्रोड्यूस बाई अकबर वेयर, अकबर ने कौन से, तो वो जाट और सवार, जाट और सवार ये एक पद था, पद था। ये क्या जाट थे, ठीक है, जिनके अंतर्गत क्या आते थे, कुछ घुड़सवार आते थे, और सवार वो थे जो मतलब सवार घुड़सवार होते थे। जाट का मतलब वो था कि उनके अंतर्गत कितने घुड़सवार रहेंगे, वो एक पद आते थे, वो एक व्यक्ति होता था, उसकी सेना में कुल कितने घुड़सवार हैं उससे निर्धारित होता था। तो जाट, और इसी से क्या होते थे, वेतन निर्धारित होते थे, वेतन निर्धारित होते थे उनके, दुनिया भर के उनको क्या मतलब चीज़ें दी जाती थी, जो उनको सुख सुविधाएं दी जाती थी, वो किससे रिलेटेड था, वो जाट और सवार ये पद से रिलेटेड था। ठीक है, मनसब के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, 1971 से 75 के बीच में शुरू किया गया था। विच एमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट अ सॉल्ट वाटर और ब्रैकिस लेक। देखिए, सॉल्ट वाटर क्या होता है, जिसमें केवल केवल सेलाइन वाटर होता है। ब्रैकिस लेक का मतलब होता है जहाँ पे फ्रेश वाटर प्लस सॉल्ट वाटर दोनों हो, उसी को ब्रैकिस वाटर कहते हैं। तो ध्यान में रखेंगे आप। देखते हैं कौन सा नहीं है। लेक बैकाल, रसिया का सबसे गहरी झीलों में से एक, और मतलब ऐसा कहते हैं कि फ्रेश वाटर का, कहते ही नहीं है, ऐसे साक्ष्य हैं, फ्रेश वाटर का 20%, मतलब लैंड के टोटल अर्थ के फ्रेश वाटर का 20% यहीं पे है। कहाँ, बैकाल झील में। ठीक है, लेक एसाल, तो ये भी नहीं है। लेक सुपीरियर, ये कहाँ से रिलेटेड है, लेक सुपीरियर, तो ये आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया है क्या, एस्मियो। स्मियो, ये लेक हैं सारे। ठीक है, सुपीरियर, ह्यूरोगन, मिशिगन, इंटीरियो, और ये क्या है, लास्ट वाला बताइए ये क्या है, ओरेंटो। ठीक है, तो ये सुपीरियर झील ये भी नहीं है, और ये भी है फ्रेश वाटर, ये भी है फ्रेश वाटर, और जो नहीं है तो यहाँ पे दिया हुआ है एक से अधिक, यही हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू द इंडस वाटर, इंडस वाटर कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है इंडस वाटर, तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। निकलने पे इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है सिंगी खम्बान। कहाँ जानी जाती है एक सिंगी खम्बान के नाम से, तिब्बत में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखते हैं क्या है। द झेलम इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस, नहीं, चेनाब है, चंद्रा और भागा नदी से मिली हुई चेनाब है, गलत। द ब्यास रिवर पासिस थ्रू सिपकिला ऑन द हिमालयन रेंज, ब्यास, तो ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है, कहाँ से निकलती है, ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो सिपकिला से ये नहीं आती है, सिपकिला से सतलज आती है, सतलज। ठीक है, सतलज रिवर जो सिपकिला से प्रवेश करती है, तो ये भी गलत है। द रावी रिवर इंटर्स पंजाब प्लेन वेयर इट मीट्स द झेलम नियर हरिके,
हरके के पास नहीं मिलती है। रावी नदी चेनाब से कहाँ मिलती है? पहली बात तो झेलम से नहीं मिलती, चेनाब से मिलती है। और कहाँ मिलती है? ये मिलती है सिंधु सराय, सराय सिंधु, सराय सिंधु, सराय सिंधु में मिलती है। ठीक है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे बताना क्या है, सही कौन सा है? कोई नहीं, डी। विच एमंग द फॉलोइंग इज अ मेजर क्लाइमेट रीजन फॉर ड्रॉट्स इन इंडिया? तो निम्नलिखित में से भारत में सूखे का प्रमुख जलवायुवी कारण कौन सा है? कौन सा है? ठीक है, सूखे का प्रमुख जलवायुवी कारण तो देखते हैं। एक्टिव वेस्टर्न डिस्टरबेंस, एक्टर वेस्टर्न डिस्टरबेंस की बात जब होगी तो ये तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दक्षिण पश्चिम मानसून का असफल होना, फेल्योर और डिले ऑफ द सदर्न वेस्ट मानसून, तो बिल्कुल यही कारण है। ला नीनो, ला नीना की बात करें, ये अल नीनो की वजह से होता है। किसकी वजह से? अल नीनो की वजह से होता है। अल नीनो की वजह से गर्मी पड़ती है, ला नीनो की वजह से ठंडी पड़ती है। ठीक है, मैंने आपका बारे में पूछा था, आपने कभी कमेंट करके नहीं बताया। लो प्रेशर इन अरेबियन सी, इसकी वजह से भी नहीं होता है। जहाँ पे प्रेशर कम होता है, होता क्या है, जब वाष्पित होके जो अगर इवेपोरेट होके क्या होती है, वाटर जो होती है वो ऊपर जाती है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। हाँ ठीक है, तो ये क्या है, ये अल्नीना की वजह से होता है, जो गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ती है। ठीक है, ला नीना में क्या होता है, ठंडी पड़ती है। ठीक है, ये कहाँ से, कौन से तट से संबंधित है? पेरू के तट से संबंधित है। इनका नाम वहाँ क्या है? मैंने आपसे पूछा था, आपने बताया नहीं अभी तक। ठीक है, आप बताइए उसके बारे में, तो फिर आगे बात होगी और भी ज़्यादा क्वेश्चन भी आएंगे इन सब के बारे में। देखिए, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात होती है तो क्या होता है, यहाँ पे ठंडी में क्या होती है, जो जब वेस्ट विंटर सीजन आता है तो जो नॉर्दर्न स्टेट है वहाँ पे ज़्यादा बारिश होने लग जाती है। उसी को क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं। ठीक है, और वो भी निम्न वायुदाब क्षेत्र की वजह से ही होता है। ठीक है, क्योंकि उसके आगे की जो मतलब जब आप हिमालय के दूसरी तरफ जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वहाँ की अपेक्षा यहाँ का जो मतलब वायुदाब क्षेत्र होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उधर से हवाएं इधर आने लग जाती हैं और पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच इंडियन स्टेट आर बेनिफाइड बाई रिट्रीटिंग मानसून फॉर एग्रीकल्चर? भारत के कौन से राज्य कृषि के लिए मानसून की वापसी से लाभान्वित हैं? तो देखते हैं कौन से ऐसे हैं जो वापसी लौटते हुए मानसून से लाभान्वित होते हैं। तो वो है तमिलनाडु और आंध्रा, तमिलनाडु और आंध्रा। ठीक है, मैंगो सावर कहाँ से रिलेटेड है? केरल से और कर्नाटक से, याद रखें आप सभी। कॉमेट्स आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, देखिए कॉमेट कैसे बनता है, नेबुला का नाम आपने सुना होगा, नेबुला का नाम। नेबुला में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट होते हैं और क्लाउड्स होते हैं। क्या होते हैं? डस्ट एंड क्लाउड्स। इन्हीं से क्या बनता है, स्टार बनते हैं या कॉमेट बनते हैं। तो क्या होता है, डस्ट एंड गैस, डस्ट एंड गैस से ही क्या होता है, ये बनता है। हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड correspond to a difference of 1 hour in time? देखिए, वैसे देखा जाए तो 1 डिग्री पे, 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर होता है, तो 15 डिग्री पे 60 मिनट का अंतर होगा। और यहाँ पे कितने कितने के बारे में बात हो रही है, 1 घंटे, मतलब 60 मिनट की ही बात हो रही है, 60 मिनट की ही बात हो रही है, तो कितना, 15 डिग्री की बात होगी। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल की बात तो आप सभी जानते हैं ना, कि अगर ये पृथ्वी है तो ये इसकी बात हो रही है,
जब लैटिट्यूडनल की बात होती है, लैटिट्यूडनल की बात होती है तो अक्षांश की बात, ये देशांतर की बात हो रही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन प्लेट। भारत प्लेट के बारे में, भारतीय प्लेट में जो इंडियन प्लेट है इंक्लूड्स पेनिनसुलर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट, बिल्कुल सही बात है। द इट्स ईस्टर्न मार्जिन लाइज टू ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द फॉर्म ऑफ ओर्सनिक रिच इन पैसिफिक ओशियन। तो जैसे कि ये पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड नहीं, ये जावा ट्रेंच से रिलेटेड है। इसका जो पूर्वी सीमांत है या किनारा है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दक्षिण में प्रशांत महासागर से नहीं संबंधित है, ये जावा के सुमात्रा और जावा के जावा ट्रेंच से रिलेटेड है, तो ये गलत हो गया। इट्स वेस्टर्न मार्जिन ज्वाइन द स्प्रेडिंग साइट्स फ्रॉम द रेड सी रिफ्ट। इसका जो पश्चिमी सीमान है वो रेड सी रिफ्ट से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। तो 1 एंड 3 विल बी करेक्ट हियर, ठीक है। Which ocean current keeps the Western Europe port ice free during the winter? कौन सा है वो? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम कहाँ से निकलती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको से, गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब इसका नाम रीनेम्ड कर दिया गया है, इसको रीनेम्ड करके क्या किया गया है? गल्फ ऑफ अमेरिका, गल्फ ऑफ अमेरिका, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। Which of the following atmospheric layer in the most important for biological activity? कौन सा होता है? पहला कौन सा होता है? ट्रोपोस्फियर। ये कितना? 8 to 18 किलोमीटर का होता है ये ट्रोपोस्फियर। फिर क्या है? स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। फिर कौन सा है? मीजोस्फियर। फिर कौन सा है? उसके बाद है एग्जोस्फियर, थर्मोस्फियर। फिर कौन सा है? एग्जोस्फियर, एग्जोस्फियर, ठीक है। तो जो पहला वाला ये ट्रोपोस्फियर है जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं, ये रिलेटेड है किससे? बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से, मतलब कि जैविक गतिविधियों से रिलेटेड है, ठीक है। और आप जब देखेंगे, आप ये बताइए कि जब ये पोल पे रहता है तो इसकी जो मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो कम होती है या ज्यादा होती है? कमेंट करके बताइए, मैंने आपको बताया हुआ है। Which of the following animal does not find a place in national emblem of India? तो बात करें इसमें से कौन सा पशु या जानवर राष्ट्रीय प्रतीक में नहीं पाया जाता? लायन। कौन सा? अशोका पिलर्स जो है सारनाथ का, उसमें है, उसी से लिया गया है। सिंह है। घोड़ा और बैल, घोड़ा और बैल वो भी पाया जाता है नीचे, जो उस एम्बलम के जो नीचे वहां पे पट्टी दी हुई है वहां पे घोड़ा और बैल दौड़ते हुए दिखाए गए हैं, लेकिन कैमल की बात नहीं है। हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री? कौन है देश का प्रथम विधिक अधिकारी? कौन होता है? कौन होता है? सॉरी, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। कौन से में आते हैं? 76 में आते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। इनको पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की किसी भी सदन में बैठने की, बात करने की, बोलने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन ये वोट नहीं दे सकते हैं। किसी भी कोर्ट में ये जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये सी है। आर्टिकल 149 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द, किसके साथ डील करते हैं? अनुच्छेद 149, देखते हैं। ड्यूटी एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और अधिकार, ठीक, कर्तव्य और अधिकार। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर क्या है? टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए ये क्या है? ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। किसमें? 149 में, क्योंकि 148 में कौन दिया हुआ है? 148 में तो सीएजी है। कौन है? सीएजी है। सीएजी कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ इतनी चीजें तो आपको अब समझ में आ ही रही होंगी, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्रू विच अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात हो रही है? फंडामेंटल ड्यूटी को कब किया गया था शामिल, ये पूछा जा रहा है आपसे।
तो फंडामेंटल ड्यूटी को देखिए, सबसे पहले तो वो 10 जोड़े गए थे। किसके आधार पे जोड़े गए थे? 42nd अमेंडमेंट पे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट पे जोड़े गए थे। 1976 में जोड़े गए थे। किसके आधार पे ये भी पूछा जाता है? स्वर्ण सिंह। स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पे फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अब ये कौन सा संशोधन था? वो था 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, 51 एक में जोड़ा गया था। और पार्ट अगर पूछा जाए पार्ट कौन सा था, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, 4A था। डीपीएसपी 4 है और ये 4A था। थ्रू विच अमेंडमेंट दिल्ली वॉज डिक्लेयर एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी? कौन से में किया गया था? 1991 में। ठीक है, 1991 में किया गया था। किसको? दिल्ली को कैपिटल क्षेत्र। अब दिल्ली की जब बात हो तो यहीं पे ध्यान में रखिएगा कि पहली बार 1911 में जब जॉर्ज सिस्टम आए थे तो उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द भी किया था और दिल्ली को कैपिटल भी घोषित किया था। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 1991 में क्या हुआ था? 1991 में ये 69th अमेंडमेंट हुआ था और दिल्ली को कैपिटल क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। तो आगे चलें, अब इतनी चीजें सही में आग समझ में आ गई आपको? ठीक है, इसको पूरे राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है अभी, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इन द नाइट ऑफ डे, कौन सा? 1975 इंदिरा गांधी रिकमेंड प्रेसिडेंट फारूखुद्दीन जो फखरुद्दीन अली अहमद टू इम्पोज इमरजेंसी। इमरजेंसी किसके द्वारा लगाया गया था? उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो कब लगाया था इन्होंने? वो था 25 ऑफ जून 1975 की रात को इन्होंने लगवाया था। ठीक है, तो आप ये सब जानते रहें। ठीक है, उसके बाद 42वां संशोधन किया गया जिसमें बहुत ढेर सारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए गए। 44 अमेंडमेंट किया गया, जो 42वें में किए गए थे उनमें कुछ बदलाव किए गए फिर से। ठीक है, आपातकाल लागू किया गया था। अच्छा, यहीं पे जो आंतरिक अशांति के आधार पर, ठीक है, इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पे क्या किया गया था? आपातकाल लगाया गया था। बाद में इसी वर्ड को हटा दिया गया, इसी वर्ड को हटा दिया गया था। इसी को क्या कर दिया गया था? सैन्य विद्रोह। सैन्य विद्रोह मतलब आर्म रेबेलियन, आर्म रेबेलियन। ठीक है, ये शब्द जोड़ दिया गया आंतरिक अशांति के आधार पर। आंतरिक अशांति को बदलकर सैन्य विद्रोह कर दिया गया था। और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लगाया गया था? 352 में, 352 के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा संस्था संविधान में उल्लिखित नहीं है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। 315 टू 323 तक है तो दिया हुआ है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब दिया हुआ है। शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो रही तो 338A। अगर अगर यहीं पे एससी की बात होती तो 338 होता। और यहीं अगर बैकवर्ड क्लास की बात होती तो 338B होता। क्या होता? बैकवर्ड क्लास की बात होती तो 38B होता। SC 338 ये आयोग, ST 338A और बैकवर्ड क्लास 338B। ये ये कब किया गया था? ये 89th अमेंडमेंट में किया गया था और इसको 102nd अमेंडमेंट में किया गया था। सेकेंड अमेंडमेंट में किया गया था 2018 में, और ये 2003 में किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स है, यही बाद में किया गया। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो 280 में है, 280 में है। अभी अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है। ठीक है, अरविंद पनगड़िया है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर सोशल राइट्स? इसमें से सोशल राइट कौन सा नहीं? मतदान का अधिकार, जीवन का अधिकार, 21 की बात हो रही है।
देखिए सोशल राइट्स क्या होते हैं पहले आप ये जान लीजिए। जब भी बात हो ऐसे कॉन्सेप्ट पे तो आप थोड़ा सा विचार करें। सोशल राइट्स की बात हो रही है, जब भी सोशल राइट्स की बात होगी यहाँ पे आप ये जानेंगे कि in this social rights, when we are talking about an element which is totally combined with the society, जब सोसाइटी से संबंधित किसी एलिमेंट या उससे संबंधित किसी विचारधारा या किसी विचार की बात हो रही होती है तो क्या होता है, जैसे कि कुछ एक्टिविटीज जैसे हमारे जीना, हमारा कल्चर, हमारा एजुकेशन, हमारा एजुकेशन, हमारा कल्चर, एजुकेशन कल्चर और रहन सहन, मतलब कि नॉर्मल जीवन, लाइफ फ्रीडम, ये सब क्या है, ये सब संबंधित है सोशल राइट्स से, सोशल राइट्स से। लेकिन जो मतदान का ये पॉलिटिकल राइट है, क्या है, ये पॉलिटिकल राइट है। अब आप ये बताइए कि कौन से अमेंडमेंट में 18 साल से, सॉरी 21 साल से घटाकर वोट देने का अधिकार 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया, कौन से अमेंडमेंट में? ठीक है, अगर वो 61 है तो वो कौन से ईयर में, बता दीजिए। द थ्री टायर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड। जो थ्री टायर सेल्फ गवर्नमेंट है वो किससे रिलेटेड है? पंचायत समिति है, ग्राम समिति जैसी कोई चीज़ नहीं है, ग्राम पंचायत। पंचायत समिति की बात करें तो विलेज लेवल पे, ग्राम पंचायत की बात करें तो ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ग्राम समिति जैसी कोई बात नहीं है, ठीक है, ग्राम समिति जैसी कोई बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? सोने का भंडार, रिजर्व। देखिए जो डोमेस्टिक गोल्ड है, डोमेस्टिक गोल्ड है, अगर हम उसको काउंट करने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हम उसको काउंट नहीं करते हैं। हम गोल्ड रिजर्व की बात कर रहे हैं तो गोल्ड रिजर्व कम है। सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा है? रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, आरटीपी इन द आईएमएफ। फिर क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, फॉरेन करेंसी असेट्स। तो हमारे पास जो फॉरेन करेंसी असेट्स है, अगर आप फॉरेन करेंसी असेट्स की बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है। कहाँ पे? भारत में वो बहुत ज़्यादा है, लगभग वो, अगर उसको आप देखेंगे तो वो 80% है। कितना है? 80% है, ठीक है। विच 5 ईयर प्लान इन इंडिया फर्स्ट एम्फेसाइज इंक्लूसिव ग्रोथ? सबसे पहले इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कब की गई थी? 11th में की गई थी, 11th में की गई थी। 12th में सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी, सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी 12th में, वो 11th है। द PLFS report showed an increase in share which employment category of over 58% of the total worker during 2023-24? तो ये जो PLFS की रिपोर्ट थी, इसके अनुसार कुल श्रमिकों के किस रोजगार श्रेणी का हिस्सा 58% से अधिक हो गया है? तो ये स्वरोजगार है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा 58% से ज्यादा हो गया है। The MSME sector in the second largest contributor in India's GDP. What is the estimated total employment generated by MSME sector in India till date? तो अगर बात करें MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की, तो क्षेत्र भारत की जीडीपी में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है, बिल्कुल करता है। अब तक भारत में MSME क्षेत्र में कुल अनुमानित रोजगार कितना दिया है? 22 करोड़, 28 करोड़, 20 करोड़ या 25 करोड़? देखिए अगर अभी की बात करें तो अभी टोटल वैसे तो बहुत ज़्यादा 28 समथिंग आ गया है, लेकिन अगर अराउंड के आप जाएंगे तो वो 28 करोड़ ही माना जा रहा है। 28 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किसने किया है? किसने किया है? एमएसएमई सेक्टर के द्वारा, ठीक है, एमएसएमई सेक्टर के द्वारा। द अचीवर्स परफॉर्मर अचीव ट्रेड, पैट जो है वो, द परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम इज रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट दैट यूटिलाइज अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व द ट्रेडिंग ऑफ व्हाट? प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। योजना एक नियामक उपकरण है जो बाजार आधारित तंत्र का उपयोग करती है। इस तंत्र में किसका व्यापार किया जाता है? रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेशन रेगुलेशन बाय CERC, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र जिसे CERC नियंत्रित करता है,
स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन सर्टिफिकेट SECC regulated by BE, कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट CCC regulated by MOE FCC और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स regulated by सेंट्रल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन। तो बात करें तो वो डी है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपको आपको 70 यूनिट, आप मानिए, खाली यहाँ पे जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप उसको, मतलब ऐसा नहीं कि मैं किसी कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि आपको 100 यूनिट बचाने की बात की गई थी और आपने इस बार 150 यूनिट बचा ली बिजली। ठीक है, 150 यूनिट बचा ली। अब आपको 50 यूनिट बचाने के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाएगा? एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स, ESC सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट का कुछ अमाउंट होगा, कुछ प्राइस होगा। ठीक है, कुछ प्राइस होगा। वो प्राइस क्या किया जाएगा? वो कंपनियां जो 100 का वादा करने के बाद 80 ही कर पाई, 20 नहीं कर पाई, तो वो आपसे खरीद सकती हैं। या फिर वो 50 ही कर पाए, वो 100 का करके 50 ही कर पाए, तो वो 50 यूनिट के लिए आपसे खरीद लेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, उनका और आपका जो एवरेज है वो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, वो क्या आ जाएगा? वो इक्वल आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। वो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, वो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं। इतनी चीजें क्लियर हैं? आगे चलते हैं। आप किसके द्वारा रेगुलेट की जाती हैं? तो यहाँ पे दिया हुआ है सेंट्रल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा। द हिल फोर्ट ऑफ शेर ग्रह ऑल्सो, जो ये शेरगढ़ का फोर्ट है, ऑल्सो एट टाइम नोन एज बादलगढ़, इज लोकेटेड एट, जो शेरगढ़ का पहाड़ी किला है हिल फोर्ट, जिसे कभी कभी बादलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वो कहाँ अवस्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? रोहतास में। कहाँ अवस्थित है? रोहतास में। ठीक है, ये बिहार स्पेशल है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश During the British rule, Bihar was significant source of several key exports which includes ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार में कई प्रमुख वस्तुओं का महत्वपूर्ण स्रोत था, जिनमें शामिल था निर्यात वस्तुओं का महत्वपूर्ण स्रोत था, जिसमें क्या क्या था? रॉ कॉटन, इंडिगो एंड ओपियम, सुगर, साल्ट पीटर, जिंक, ओपियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइसेस एंड टी, टेक्सटाइल, इंडिगो, साल्ट पीटर एंड ओपियम। टेक्सटाइल, इंडिगो मतलब नील, साल्ट पीटर, ठीक है, और ओपियम के लिए डी है। What was the percentage of Bihar population in India's total population according to the census? 2011 के बारे में पूछ रहा है। According to the census 2011, तो क्या हो जाएगा? 8.60। Who became the first governor of the separate Bihar province after the bifurcation of Bihar and Odisha in 1936? तो आपको बताना है 1936 में बिहार और उड़ीसा के विभाजन के बाद पृथक अलग बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने थे? मॉरिस गर्नियर हैलेट, जेम्स डेविड सिफ्टन, यही बने थे, सर जेम्स डेविड सिफ्टन। ठीक है, कौन बना था? सर जेम्स डेविड सिफ्टन। अब देखते हैं द स्टोरी ऑफ बेहुला बेसारी। ये जो बेहुला बेसारी की बात करें, इस डिपिक्टेड इन विच आर्ट फ्रॉम ऑफ बिहार। बेहुला बेसारी की कहानी बिहार के किस कला के रूप में दर्शाई जाती है? तो मंजूसा चित्रकला, मंजूसा चित्रकला से। जीआई टैग प्रोडक्ट मरिचा राइस इस फॉर्म विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, मतलब जो जीआई टैग अभी दिया गया है, जो जीआई टैग अभी दिया गया है, मरचा धान चावल, मरचा धान या मरचा चावल बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो वेस्ट चंपारण से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट मिलिट्री कॉन्क्वेंट्स एंड टेरिtoriयल एक्सटेंड ऑफ देवपाल अंपायर? जब देवपाल अंपायर के बारे में देखिए यहाँ पे बात हो रही है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख देवपाल के साम्राज्य के सैन्य विजय और भौगोलिक विस्तार के बारे में विस्तृत जानकारी देता है? तो नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ISFR 2023, by approximately how much did Bihar forest cover increase compared to the ISFR 2021? तो ये 151.66 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गया है। Which district in Bihar had lowest literacy rate in the 2021 census? पूर्णिया। In which cave was the first Buddhist council held shortly after the
परिनिर्वाण ऑफ गौतम बुद्धा कब किया गया था? 483 ईसा पूर्व में किया गया था, 483 में, ठीक है, बीसीई में किया गया था। कब किया गया था? 483 बीसीई में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो ये सप्तपर्णी गुफा है, सप्तपर्णी गुफा है, यहाँ पे किया गया था। ये कहाँ पे है? ये राजगृह में है। कहाँ पे है? राजगृह में है। राजगृह में है, ठीक है। अच्छा, इस समय शासक कौन थे? अजात शत्रु। और अध्यक्ष कौन था इसका? तो अगर अध्यक्ष की बात करें तो महाकश्यप। महाकश्यप, ठीक है। राजगृह में हुआ था, अजात शत्रु उसमें शासक थे, और महाकश्यप क्या थे? अध्यक्ष थे उसके, ठीक है। महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। इतनी चीजें क्लियर हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? पटना यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश इन ईयर 1917। Sufism in Bihar mainly belong to which of the following Sufi order? कादरी, नक्शबंदी, सत्तारी और चिश्ती, सुहरावर्दी और चिश्ती, और सुहरावर्दी एंड कादरी। आपको बताना है बिहार में इनसे किससे रिलेटेड रहा है, तो ये सुहरावर्दी और कादरी रहा है। सुहरावर्दी और कादरी इन्हीं से रिलेटेड रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं द पंचायती राज सिस्टम इन बिहार ऑपरेट्स हाउ मेनी लेवल्स। तो यहाँ पे भी 3 लेवल ही हैं, 3 लेवल ही हैं। Which Mughal emperor appointed Raja Man Singh as the governor of Bihar? Akbar. The son of the Son Bhandar caves. Son of नहीं है, the Son Bhandar caves ancient rock cut are located in which city of Bihar? तो आपको बताना है ये जो रॉक कट है ये कहाँ से संबंधित है। देखिए, ये वैसे तो आप अभी अगर आप राजगीर जब जाएंगे, राजगीर वहाँ से संबंधित है, वहाँ से संबंधित है। कौन सा? सोन भंडार गुफाएं प्राचीन शैलकृत चट्टान काट कर क्या बनाई गई हैं? बिहार के राजगीर में ही बनाए गए हैं। वहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं के लिए घर बनाया गया है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? बौद्ध विहार, बौद्ध विहार कहते हैं। विच आर्किटेक्चुरल which architectural sites in Bihar is known for its large octagonal tomb and Indo-Afghan style? सासाराम में एक लेक के बीचों बीच बनाया गया है ये जो अष्टकोणीय गुंबद और इंडो अफगान शैली में एक मकबरा, किसका है वो? टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी, ठीक है, टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी। The Bihar Museum, known for its modern architecture, was designed by architect from Bihar Museum, जो अपनी आधुनिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? देखिए, भारत का नाम तो यहाँ न भी रहे तो भी चलेगा। किससे रिलेटेड है? जापान से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? जापान से। ये 80th का नंबर क्वेश्चन का आंसर है, जापान से, ठीक है। The Indian Institute of Management Amendment Bill 2025 recently passed by Parliament seeks to establish the new IIM in which city? तो ये गुवाहाटी में किया जाना है। कहाँ पे किया जाना है? गुवाहाटी में किया जाना है नए IIM की स्थापना, ठीक है, नए IIM की स्थापना। अब बात करते हैं द श्रमश्री स्कीम रिसेंटली अनाउंस्ड टू प्रोवाइड मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? हाल ही में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए घोषित श्रमश्री योजना वेस्ट बंगाल के द्वारा लॉन्च की गई है। कहाँ के द्वारा लॉन्च की गई है? वेस्ट बंगाल के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। 5,000 रुपये के आसपास दिया जाएगा इसमें। कितना दिया जाएगा? 5,000 रुपये के आसपास इसमें दिया जाएगा। 2020 के बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इट इज हेल्ड एनुअली अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ पेरिस यूएनएफ एग्रीमेंट साइंड इन 2015। एक्चुअली ये जो यूएनएफसीसी यूनाइटेड
नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो किया गया था ये 1992 में किया गया था सबसे पहले। ठीक है, 1992 में किया गया था सबसे पहले, ये 2015 में नहीं किया गया है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। द 2025th एडिशन वाज होस्टेड बाय जर्मनी इन द सिटी ऑफ बॉन। तो बिल्कुल बॉन में ही किया गया इसका ये संस्करण। ठीक है, ये संस्करण बॉन में ही किया गया, तो केवल टू यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, टू यहाँ पे सही हो जाएगा। ये 62वां था, ये बात ध्यान में रखें आप। विच इंडियन सिटी हैज ऑफिशियली, which Indian city has officially submitted its nomination to यूनेस्को सर क्रिएटिव सिटीज फ्रेमवर्क अंडर द सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। तो देखिए यहाँ पे जो गैस्ट्रोनॉमी के लिए जो दिया गया है ये खाने से रिलेटेड है। ठीक है, खाने से रिलेटेड है, पकवान जहाँ अच्छे बनते हैं वहाँ से रिलेटेड है। तो वो कहाँ को दिया गया था, वो लखनऊ को दिया गया था। इसको आप भूलेंगे नहीं, वो लखनऊ को दिया गया था। ठीक है, लखनऊ को दिया गया था। अच्छा, हैदराबाद को भी दिया गया था, हैदराबाद को भी दिया गया था पहले, अब लखनऊ को दिया गया है। मतलब दिया क्या गया है, अभी नामांकन किया गया है। ठीक है। द फोर्थ एडिशन ऑफ द काशी तमिल संगमम वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन विच थीम, कहाँ पे किया गया था। तो देखिए कहाँ किया गया था, ये तमिलनाडु, सॉरी, काशी और तमिल का जो संगम था ये किया कहाँ गया था, ये वाराणसी में किया गया था, वाराणसी में किया गया था। और अगर बात करें तो लेट्स अस लर्न तमिल एंड लेट्स अस लर्न तमिल एंड तमिल कारकलम। तो ये जो है कारकलम, ये इसी से रिलेटेड है कि आइए तमिल सीखें, तमिल कारकलम, ये इसकी थीम यही है। ठीक है, ये फोर्थ एडिशन था, फोर्थ एडिशन था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चलें। वाराणसी में किया गया था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। लगभग 50 ऐसे स्कूल थे जहाँ किया गया था। अंडर द रिवाइज्ड सिस्मिक जोनेशन मैप रिलीज्ड इन 2025, What is the newly introduced highest risk earthquake zone in India? तो जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला जो जोन है ये हाईएस्ट रिस्की जोन माना जा रहा है अभी। ठीक है, हाईएस्ट रिस्की जोन माना जा रहा है अभी चारों में, मतलब सारे में। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। Who has been newly appointed as ministry in charge of home department in the बिहार कैबिनेट। तो अगर बिहार कैबिनेट की बात करें किसको दिया गया है, तो ये फेमस लीडर हैं सम्राट चौधरी, इन्हीं को दिया गया है। वर्रेयूर कॉटन साड़ी रिसेंटली ग्रांटेड अ जीआई। ये जो वर्रेयूर साड़ी है इसको जीआई टैग दिया गया है। अब ये कहाँ की साड़ी है ये बताना है आपको। वर्रेयूर कॉटन साड़ी जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया, पारंपरिक रूप से तमिलनाडु के किस जिले में, कोयम्बटूर, मदुरई, एरोड या त्रिचुरापल्ली, त्रिचुरापल्ली का वर्रेयूर कॉटन। Which of the following country were announced as the officially partner country for the Hornbill Festival 2025? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए आधिकारिक भागीदार देश घोषित किया गया है, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड को, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड को। द यूनाइटेड स्टेट रिसेंटली विदड्रॉ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल फोरम। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मंच से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो किससे की है, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से, वैसे तो सबसे ही निकलना चाह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से, या ऑल ऑफ द अबव, सभी से। तो ये जो, वैसे तो इनके निकलने की बात हमेशा की जा रही थी, ये हमेशा सबको धमकी ही दे रहे थे। यूएन से पहले इन्होंने यूएनएचआरसी से निकलने की बात की, फिर कहाँ से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से करने लग गए, और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से भी। ठीक है, घोषणा कर दी है, तो सभी के साथ इन्होंने बाहर निकलने की बात कर दी है। एट द 17th ब्रिक्स सबमिट हेल्ड in Rio de Janeiro in 2025, which country was officially inducted as a new member of BRICS? तो ये कौन सा है, इंडोनेशिया। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है आपको, पीछे क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा।
किसने नहीं किया था? अर्जेंटीना ने। इन 2024 विच कंट्री ओवरटुक जापान टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रेडिटर नेशन? 2024 में किस देश ने जापान को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर राष्ट्र बनने का दावा किया है? किसने किया है? जर्मनी ने। जर्मनी ने। recently launched the GoSat GW satellite aimed at monitoring greenhouse gases and the global water cycle belongs to। हाल ही में लॉन्च किया गया जो GoSat उपग्रह है, GW उपग्रह, उसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों और वैश्विक जल चक्र की निगरानी करना है। तो किसकी निगरानी करने की बात की गई है इसमें? देखिए, अगर बात किया जाए तो ये वाटर साइकिल, ग्रीन हाउस गैस, वाटर साइकिल, इन सब चीज़ों की निगरानी करेगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि हाल ही में जो लॉन्च किया गया है ये किसका है, किसने लॉन्च किया है, अगर इसके बारे में पूछा जाए तो ये है जापान का। और यहीं पे एक बताइएगा, जुपिटर मिशन किसका है? जुपिटर मिशन किसका है? ठीक है। वीनस मिशन किसका है? वीनस मिशन किसका है? जापान का है। किसका था ये? जापान का था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन डिजिग्नेटेड एट designated 24 मई एज एन इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस नोन एज। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 24 मई को किस अंतरराष्ट्रीय दिन के रूप में घोषित किया है? तो अगर देखा जाए 24 मई को किस दिन के रूप में, तो अंतरराष्ट्रीय मार्कोर डे। ठीक है, मार्कोर डे के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। ये किसने किया है? यूनाइटेड नेशन ने किया है। अच्छा, एक बात और है, आप ये कमेंट करके बताइए कि मार्कोर कहते किसको हैं? ये एक पशु है। पशु है। कहाँ का, किसका राष्ट्रीय पशु है, कौन से कंट्री का? कमेंट करके बताइए। हु वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हर एफर्ट इन प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स एंड पीसफुल ट्रांजिशन इन वेनेजुएला? ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। लाज्लो क्रांसो हरकाई नहीं, मारिया कोरिना मचाडो, सुसुमु किटागावा और निहोन हिंदांक्यो। ठीक है, तो वो बी है। इन्होंने किसके लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए ये किया था, चलाया था मुहिम। एज पर बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024 एंड 25, हाउ मच डिड बिहार इकोनॉमिक ग्रो बिटवीन 2011 एंड 12 एंड 2023 एंड 24 एट करेंट प्राइस? बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2011-12 से 23-24 के बीच बिहार की अर्थव्यवस्था मूल्यांकन कितनी बढ़ी है? देख लेते हैं कितनी बढ़ी है। फ्रॉम 2.47 लाख करोड़ टू 7.46 लाख करोड़ नहीं, 2.47 लाख करोड़ टू 8.54 लाख करोड़ बिल्कुल है। फ्रॉम 3.17 लाख करोड़ टू नहीं है। फ्रॉम 2.8 टू नहीं, 2.47 से 8.54 लाख करोड़ हुई है। ठीक है, इतनी बढ़ी है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। What distinguishes the लखीसराय म्यूजियम इनोग्रेटेड इन फरवरी 2025? फरवरी 2025 में उद्घाटित लखीसराय म्यूजियम का खासियत क्या है? इट इज़ द ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इन बिहार नहीं, इट विल हाउस आर्टिफैक्ट्स प्रीवियसली स्टोर्ड एट अशोक धम एंड अदर प्लेसेस। यह अशोक धाम और अन्य स्थानों पर रखी गई कलाकृतियों को संग्रहित करेगा। इस पे विचार करते हैं, आगे देखते हैं। इट इज डेडिकेटेड सोनली टू कुषाण डायनेस्टी फाइंडिंग्स नहीं, इट हैज इंडियाज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट आर्ट कलेक्शन नहीं। ठीक है, ये अशोक धाम और अन्य स्थानों पर रखी गई कलाकृतियों को संग्रहित करेगा, तो इसका बी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इस पे कुल मिला के 35 करोड़ के आसपास खर्च किया जाएगा। ठीक है, क्या है? प्रख्यात प्रतीक क्या किया इन्होंने? हु वन द यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज 2024 इंडिया राउंड हेल्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? ये कहाँ से लाई करते हैं या कहाँ से संबंधित है, कौन से जगह से? तो ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, भोजपुर आरा।
प्रख्यात प्रतीक भोजपुरारा, हु हैज बीन रिकमेंडेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट एज ऑफ दिसंबर 2025। तो कौन है? संगम कुमार साहू। संगम कुमार साहू। Who was assigned the health and law portfolio in the Bihar cabinet? तो अगर देखा जाए कि ये जो स्वास्थ्य और विधि विभागों की जिम्मेदारी की बात है, किसको किसे दी गई है, तो ये मंगल पांडे को दी गई है। ठीक है, मंगल पांडे जी को दी गई है। आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताइए आपका स्कोर कितना रहा। थोड़ा सा जुकाम था, इसकी वजह से कुछ कुछ चीज़ों में जल्दी जल्दी भी बता दिया मैंने। और उसके साथ जो 3 रूल मैंने आपको बताए हैं उसको ज़रूर फॉलो करिए। और एक बात और है, अगर आप चाहते हैं कि जैसे अभी ये तो हमारा एडीओ वाला था, जब एडीओ वाला टेस्ट था, एक बात और ध्यान रखना है कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको अगले सेट्स में दिखेंगे। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको अगले सेट में दिखने वाले हैं, जहां पे क्या होगा, वहां पे आपके कुछ नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जीएस के कम हो जाएंगे। जीएस के तो कम हो जाएंगे, लेकिन अगले जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैथ के मामले में थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, मैथ और रीजनिंग को लेके रहेंगे। तो क्या होगा, जीएस थोड़ा सा कम होगा, उसके साथ आप मैनेज कर सकते हैं क्योंकि बहुत ढेर सारे फैक्ट आपने याद भी कर लिए हैं। लेकिन मैथ और जीएस एक क्या है, ऐसा पार्ट है जहाँ से नंबर आपको फिक्स एंड फिक्स मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान देने वाली बात है, इसको भी आप ध्यान दीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करके नीचे कमेंट में बताइए कि क्या सुधार चाहिए। और उसके साथ कोई बदलाव आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बताते रहेंगे। हम लोग बिल्कुल आपकी सुविधा के अनुसार चीज़ों में बदलाव लेकर आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।